क्वेश्चन पूछूंगी कि सबसे पहले तो हमें यह बताइए कि इसमें एक वर्ड है संविधान, वर्ड है इसमें संविधान, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान का अर्थ क्या है? तो मैम संविधान का अर्थ है सम प्लस विधान। संविधान यानी कि सम मतलब समान और विधान का मतलब मैम कानून। यानी कि हमें क्या बनाना है? संविधान का मतलब है एक ऐसा विधान जो सबके लिए समान कानून बनाता है, जो सबके लिए क्या बनाता है? समान कानून बनाता है। मैम इक्वल लॉ हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इक्वल लॉ। यानी सबके लिए एक समान कानून ही क्या है? संविधान है। इसी को हम संविधान कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चा, अगर मैं आपसे आगे बात करूं, देखो आपका भी रोल रहने वाला है। अब मुझे ये बताइए कि आपके देश में जो संविधान है इसे कौन बनाएगा? संविधान बनाएगा तो आखिर कौन बनाएगा? तो आप कहोगे मैम संविधान सभा। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें अपने देश के लिए एक संविधान बनाना है और उसी संविधान को बनाने के लिए हमें एक संविधान सभा चाहिए। हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नीड है, क्योंकि हमें खुद का संविधान बनाना है। क्यों मैम? पहले हमारे यहाँ पे पहले संविधान नहीं था? जी नहीं, हमारे यहाँ पर हमारे हिसाब से कोई विधान नहीं था, कोई कानून नहीं था। क्योंकि आप ये सब जानते हैं कि 1947 से पहले, बिफोर 1947, आपको पता है कि इंडिया पर अंग्रेजों का शासन था। और इंडिया पर जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने जो नियम बनाए, जो रूल्स बनाए, जो कानून बनाए, जो लॉज बनाए, वो खुद के हिसाब से बनाए। लेकिन अब हमारा कहना है कि भैया हमारा देश है, भारत भारतीयों का देश है, और भारतीयों का देश है तो हमें खुद का कानून चाहिए, हमें खुद का संविधान चाहिए। हम आपके नियम कानूनों को मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए, वो खुद के हिसाब से बनाए, भारतीयों के हिसाब से नहीं बनाए। तो अब बच्चा, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपसे अगर मैं ये पूछने लग जाऊं कि आपको मैं अगर ये पूछूं कि बेटा मुझे बताना संविधान की परिभाषा क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या आप मुझे आंसर करेंगे? डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की परिभाषा पूछ रही हूं मैं आपसे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि संविधान क्या होता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि संविधान हम किसे कहते हैं, या हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है? देखते हैं कितने बच्चे, और प्रीवियस ईयर में एसएससी ने यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जल्दी से मुझे फटाफट से एक बार बताइए कि संविधान की परिभाषा क्या हो सकती है, या संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? वेरी गुड, अंकित कह रहे हैं नियमों और कानूनों का संकलन होता है। मैम संविधान एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी होता है। यानी अगर मैं संविधान की परिभाषा की बात करती हूं तो बहुत सिंपल सा है, नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। अ कलेक्शन ऑफ रूल एंड लॉ दैट आर नेसेसरी फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। यानी जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं उस संविधान की जरूरत हमें पड़ती है अपने देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सिस्टमैटिक वे में रन करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कैसे? मैम कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कैसे, हमें यह भी बता दो। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, संविधान सभा क्यों जरूरी है? आप भी बताइए मुझे कि जिस संविधान सभा की हम बात करने जा रहे हैं वो आपको क्यों चाहिए? तो आप कहोगे क्योंकि मैम संविधान चाहिए, और संविधान चाहिए तो उसको बनाने के लिए हमें संविधान सभा चाहिए, क्योंकि मैम भारत के संविधान का निर्माण करना है। तो संविधान का निर्माण करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? संविधान सभा की। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई बेसिक सी कि संविधान की परिभाषा, संविधान का मतलब, संविधान सभा की जरूरत क्यों है? क्या यह बात आपको समझ में आई? लिखकर ही पढ़ाऊंगी बेटा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब लिखकर ही पढ़ाऊंगी। तो संविधान की परिभाषा मैंने आपको बताई। आप कहोगे नियमों और कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश को चलाने के लिए आवश्यक हो, उसे मैम हम कहते हैं संविधान। क्या कह सकते हैं? नियमों और कानूनों का ऐसा संकलन नियमों और कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश को चलाने के लिए आवश्यक हो, चलाने के लिए आवश्यक है। यानी कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉज, इतना भी आप लिख सकते हो कि ये नियमों और कानूनों का संकलन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई संविधान सभा की जरूरत क्यों है, बताइए। संविधान सभा, अगर मैं इसको ऐसे पूछूं कि संविधान सभा का कार्य बताओ बेटा क्या होगा, यानी फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का कार्य बताइए बच्चों, बताइए जल्दी से। पेशेंस रखें, एग्जाम को स्टडी, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, प्लीज पेशेंस रखें, है ना। आगे आगे नहीं भागना है, जो मैं पूछ रही हूं वो बताओ। तो आप कहोगे मैम इसका कार्य है संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो संविधान सभा है, ठीक है, कुछ इस तरह की थी आपकी संविधान सभा, इस तरीके से यहां पर डिस्कशंस होते थे, चीजें डिस्कस की जाती थी बैठकर, और ये आपकी संविधान सभा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये जो संविधान सभा है, एक क्वेश्चन बनता है संविधान सभा की मांग, ये कब से स्टार्ट हुई थी? संविधान सभा की मांग, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सबसे पहले किसने संविधान सभा की मांग की थी?
ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि कब कब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई थी। बताइए जल्दी फटाफट से। पीवाईक्यू में आपको कराऊंगी जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैम डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम की गई थी 1895 में। किसने की थी बच्चे? मैम बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। और किसमें की थी? तो मैम स्वराज विधेयक में। स्वराज विधेयक में की थी, जिसे हम कहते हैं स्वराज बिल। इसमें इन्होंने कहा कि भैया हमें बनाना है खुद का संविधान। और ये कैसी डिमांड थी ये भी ध्यान रखना कि इन्होंने जो मांग की थी, इन्होंने जो डिमांड की थी वो अनौपचारिक मांग थी। कैसी डिमांड थी बच्चा? मैम अनौपचारिक मांग या अप्रत्यक्ष मांग। कैसी थी? अप्रत्यक्ष। आप कह सकते हो कि इनडायरेक्ट यहां पे बोला गया था, स्वराज बिल में इन्होंने बोला था, या हम अप्रत्यक्ष की जगह अनौपचारिक वर्ड ही यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। अनौपचारिक मांग थी ये, अनौपचारिक मांग थी मैम। ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या क्या कहा था? इस डिमांड में इन्होंने कहा कि भाई हमें संविधान बनाना है। तो कैसी डिमांड थी मैम? अनौपचारिक, इनफॉर्मल डिमांड थी। फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल डिमांड थी। और ये डिमांड इन्होंने कहां की थी? मैम स्वराज बिल में। तो ये जो स्वराज बिल था, अगर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं, तो ये जो स्वराज बिल है इसमें इन्होंने क्या क्या डिमांड की है, क्या क्या इन्होंने कहा? इसमें इन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजों सुनो, सुनो अंग्रेजों, अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आपको एक तो सभी नागरिक समान हो, सभी नागरिक समान, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। ये इन्होंने स्वराज बिल में बोली है सारी बातें। ठीक है। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। इन्होंने कहा कि भाई हर एक व्यक्ति को धर्म, भाषण, अभिव्यक्ति, इंग्लिश में लिखूंगी बच्चा, पेशेंस रखेंगे, धर्म, भाषण, अभिव्यक्ति और विचार की आजादी, और विचार की आजादी। यानी इन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्रेशन एंड आइडिया। यानी हर एक व्यक्ति को भाषण देने की, ठीक है, अपने विचार प्रकट करने की, अपने आइडियाज देने की, अपने थॉट्स देने की फ्रीडम होनी चाहिए। और साथ साथ प्यारे बच्चों इन्होंने एक बात और कही कि हमारा जो देश है हम चाहते हैं कि वो आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर हो, और साथ साथ मैम लोकतांत्रिक होने की इन्होंने बात की। ठीक है। यानी सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक भारत हमें चाहिए, डेमोक्रेटिक इंडिया। और ये सारी चीजें आज के समय में आपके संविधान में आपको देखने के लिए मिलती हैं। आपने ये सब यहां पे कहा। तो आप कहोगे कि मैम अगर हम यहां पे अगर बात करते हैं तो आप कहोगे कि मैम ये सारी चीजें स्वराज बिल में बाल गंगाधर तिलक जी ने कही थी। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे हैं, स्वराज का मतलब क्या होता है, स्वराज बिल क्या होता है, स्वराज की मांग पहली बार कब की गई थी, स्वराज का अर्थ क्या होता है मैम, ये भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और बड़े बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं। अब सुनिए, अगर मैं आपसे बात करती हूं स्वराज, तो बच्चा इसका अर्थ सीधा सा होता है, इसका जो मीनिंग होता है, मीनिंग ऑफ स्वराज, तो इसका एक सिंपल सा मतलब होता है, स्व मतलब स्वयं का, और राज मतलब शासन, यानी स्वयं का शासन। भाई भारत हमारा देश है और हमारा रूल होना चाहिए, अंग्रेजों का नहीं, यानी कि सेल्फ रूल की बात करता है, सेल्फ रूल, ये इसका मीनिंग होता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ था? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, फर्स्ट टाइम इसको कहां यूज किया गया था? फर्स्ट टाइम यूज बताइए। स्वराज शब्द जो है इसको प्रसिद्ध किसने किया था? प्रसिद्ध यानी कि फेमस, ये किसने किया था? स्वराज शब्द को, स्वराज को कांग्रेस ने कब अपनाया था? कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली बार कब किया गया था? अब यहां पे सारे बच्चे बोल रहे हैं, आंसर्स आने शुरू हो रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए क्वेश्चंस जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा भाई उनको तो हम पढ़ाएंगे ही, है ना। उसके बाद में बच्चा नेक्स्ट पूर्ण स्वराज, जिसे हम कह सकते हैं फुल स्वराज, जिसका मतलब होता है इंडिपेंडेंसी। तो भाई इसकी जो डिमांड है, ठीक है, इसकी फर्स्ट टाइम डिमांड यानी कि प्रथम बार मांग किसने की थी? प्रथम मांग किसने की थी? फर्स्ट डिमांड ये किसने की थी? और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पूर्ण स्वराज है इसकी आईएनसी ने मांग कब की थी? मांग मतलब डिमांड, ये कब की थी? तो ये क्वेश्चन सब स्वराज से रिलेटेड हैं और बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर मुझे यहां पर किए हैं कि मैम फर्स्ट टाइम यूज किया था महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया था। बच्चों आपने बिल्कुल सही बोला है। और इनकी एक बुक थी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें इन्होंने इस वर्ड का यूज किया था। लेकिन इसे फेमस किसने किया? किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसे मुझे लेने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति कौन थे बेटा जी? तो आप कहोगे मैम बाल गंगाधर तिलक जी, ये थे मैम। फिर आता है कांग्रेस ने कब अपनाया? मैम 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन को कहते हैं बेटा जी आपका सेशन,
ठीक है, तो कौन सा सेशन हुआ था? कलकत्ता सेशन। और इस कलकत्ता सेशन में जो चेयरमैन थे वो थे आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, चेयरमैन ऑफ आईएनसी। आईएनसी की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। बताइए आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे इस सेशन में? तो आप कहोगे मैम दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 3 बार आईएनसी की अध्यक्षता की थी। ठीक है, बताइए जल्दी से आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? आगे देखिए, पूर्ण स्वराज की प्रथम मांग, फर्स्ट डिमांड 1921 में मैम हसरत मोहानी साहब जी ने कर दी थी। और मैम आईएनसी ने पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या आप कह सकते हो सेशन, और इसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे बेटा जी यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, चेयरमैन ऑफ लाहौर सेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्या बच्चे यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक एक वर्ड का मीनिंग, एक एक वर्ड का मीनिंग तुम्हारे पास होगा। तुम जिस शब्द को पढ़ो उसको खोद के निकालो। ठीक है, क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या यहां तक की चीजें आपको समझ में आ रही हैं? आ गई हो तो बच्चा एक बार थम्स अप कर लो। ब्लैक बोर्ड नहीं, आपकी यही स्क्रीन रहेगी ताकि बच्चों को पीडीएफ में दिक्कत ना हो। आप कहोगे तो स्काई ब्लू कर सकती हूं, ब्लैक नहीं होगी बेटा, ब्लैक में बहुत प्रॉब्लम होती है और ये बच्चों की डिमांड पर ही स्क्रीन के कलर चेंज किए हैं। कल से स्काई ब्लू कलर हम यूज कर लेंगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई हो तो एक बार प्यारी प्यारी स्माइली दे दो अपनी, थोड़ा बहुत मुस्कुरा के दिखा दो ताकि भैया मेरे को भी कॉन्फिडेंस मिल जाए कि आपको चीजें समझ में आई हैं। तो फर्स्ट डिमांड किसने की थी उसकी हमने डिस्कशन किया। अब एक बच्चे ने मुझसे कहा कि मैम क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये किसने कहा कि भाई जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। अब आए 1922 में आपके महात्मा गांधी जी, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी का सपोर्ट किया और इन्होंने क्या कहा? तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इन्होंने कहा कि भैया भारत का संविधान बनाना है तो भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान, एक मिनट, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये किसने कहा? 1922 में महात्मा गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक जी को सपोर्ट करते हुए कहा, कहा कि भैया भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। लिखिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी as per the wishes of Indians। ये किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। अब आपसे पूछा जाएगा कहां पर कहा था, तो आप कहेंगे मैम ये स्टेट उन्होंने दिया था यंग इंडिया मैगजीन में, यंग इंडिया मैगजीन में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। क्या आप यहां तक जानते हैं? क्या आप यहां तक जानते हैं? सचू राघव बेटा, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो मैं सीरियल में ही पढ़ा रही हूं, आप ध्यान से पढ़ो। तो अभी तक मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखी कि जो सीरियल में ना हो। अगर मैंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया तो उसको पूरा डिफाइन किया है, स्वराज की मांग आपको बताई है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। बच्चे ध्यान से पढ़िए, सब कुछ आपको अकॉर्डिंग टू सीरियल ही पढ़ाया जा रहा है। सीरियल से ही फर्स्ट डिमांड किसने की थी, और हाँ जाने से पहले एक रिवीजन स्लाइड बनाऊंगी, आपको पता चल जाएगा। ठीक, आगे देखिए, अब नेक्स्ट डिमांड किसने की? आप कहोगे कि मैम नेक्स्ट डिमांड हुई 1924 में, और वो किसने की थी? तो मैम पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने। कौन थे ये बताओ फटाफट? पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने। कौन थे ये फटाफट बताओ? अब जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इंपॉर्टेंट है बेटा जी 1934, क्योंकि इसमें की जाएगी प्रथम औपचारिक मांग। बताइए ये किसने की थी? प्रथम औपचारिक मांग, फर्स्ट फॉर्मल डिमांड, फर्स्ट फॉर्मल डिमांड ये किसने की थी बच्चा? बताइए। एमएन रॉय ने। वेरी गुड मैम, ये पंडित मोतीलाल नेहरू जी फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी थे। एमएन रॉय ने मैम की थी फर्स्ट फॉर्मल डिमांड। किसके लिए? देखो आप कह रहे हो कि मैम ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखनी है आपको। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रथम औपचारिक मांग किसने की थी? आप कहोगे मैम प्रथम औपचारिक मांग करने वाले थे एमएन रॉय जी। ठीक है, और इसका विरोध भी किया गया था, एमएन रॉय ने की थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब 1934 यानी आप मुझे बताएं कि कब कब डिमांड की गई, तो मैंने देखो आपको डिमांड्स बता देती हूं, डेट डिमांड। तो मैम आपने बताया, एक बॉक्स में लिख देती हूं ताकि आपको याद रहे, 1895, फिर इंपॉर्टेंट है 1922, फिर इंपॉर्टेंट है 1934। और ये किसकी डिमांड है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ये किसकी डिमांड है? मैम संविधान सभा की। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी 1940 पे नहीं जाएंगे बच्चे। अभी मैम जब 1934 में ये सब हुआ, उसके बाद मैम आया 1935 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1935। ये क्यों बता रही हूं, ध्यान से सुनिए। एक्ट ऑफ 1935 कौन लेकर आया था? बताइए इस समय अधिनियम कौन बना था? ये जो एक्ट मुझे बताइए कि जो आपका एक्ट आया था 1935 में, इसे कौन लेकर आया था? बताइए जल्दी से। 1935 में ये एक्ट कौन लेकर आया था? फटाफट से 1935 में कौन लेकर आया था? जी हाँ, एमएन रॉय का नाम है, मानवेंद्र नाथ रॉय।
मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है कि 1935 का अधिनियम कौन लेकर आया था? ब्रिटिशियर्स लेकर आए थे। जिन बच्चों ने बोला है अंग्रेज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे लेके आती? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी अथॉरिटी थोड़ी मिली है, अभी तो अंग्रेजों का शासन चल रहा है। तो मैम ब्रिटिशियर्स लेकर आए और इस एक्ट में उन्होंने क्या कहा? इस एक्ट में बेटा जी उन्होंने एक प्रावधान किया। प्रावधान कह लो इंग्लिश में या उपबंध कह लो, और बेटा जी इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोविजन। क्या प्रोविजन किया था? प्रोविजन इन्होंने ये किया था कि 11 प्रांतों में प्रांत को क्या कहते हैं बेटा जी? प्रोविंस। अब ध्यान से सुनो, आज के समय पे आप जिसे स्टेट कहते हो, राज्य कहते हो, उस समय पर इन्हें क्या कहते थे? प्रोविंस कहते थे, प्रांत कहते थे। ठीक है, तो आप कहोगे 11 प्रांतों में विधानसभा इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के निर्वाचन करवाए जाएंगे। किसमें लिखा हुआ था ये? निर्वाचन कराए जाएंगे। कंडक्ट द इलेक्शन कहां पर लिखा हुआ था मैम? 1935 के अधिनियम में। ये आपको ध्यान रखना है। और प्यारे प्यारे से बच्चों, जब यहां पर इलेक्शन कराने की बात लिखी है तो फिर यहां पे लिखी कहां पर है? 1935 के एक्ट में। तो अकॉर्डिंग टू 1935 11 प्रोविंस में क्या होंगे? 11 प्रांतों में क्या होंगे? तो आप कहेंगे मैम विधानसभा के निर्वाचन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये लिखा कहां था? 1935 के एक्ट में। अब जब ये बात लिखी गई तो उसके बाद बेटा जी 1937 में विधानसभा के निर्वाचन हुए, विधानसभा के निर्वाचन कराए गए। अब ध्यान से सुनना, आप कहोगे कि मैम ये जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें कितनी सीट्स थी? ये जो इलेक्शंस कराए गए हैं इसमें कितनी सीट्स थी? तो आप कहोगे कि मैम इसमें 1585 सीट्स थी, जिसमें से मैम 482 सीट्स मुसलमानों के लिए आरक्षित थी, रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स मैम मुसलमानों के लिए आरक्षित थी, रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स। और इसमें से मैम 707 सीट ये कांग्रेस को मिली थी। कांग्रेस का मतलब क्या है? INC। फुल फॉर्म लिख देती हूं एक बार में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी मीडियम वाला बच्चा पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, और इसकी स्थापना आपने बताई थी, एस्टैब्लिशमेंट डेट 28 दिसंबर 1885, यही बताई थी आप लोगों ने। तो ये प्यारे बच्चे 700 सीट यहां, 707 सीट यहां पे किसने जीती? तो आप कहोगे कि मैम कांग्रेस ने। अब इसमें से कितने प्रोविंस थे मैम? 11 प्रोविंस। मैम 11 प्रांत थे, 11 प्रोविंस। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो 11 प्रोविंस हैं इनमें से 5 प्रांतों में कांग्रेस को मिला था पूर्ण बहुमत, यानी फुल मेजॉरिटी में आई थी। पूर्ण बहुमत जिसे हम कह सकते हैं फुल मेजॉरिटी। और वो मैम कौन कौन से प्रोविंस थे जहां पर कांग्रेस फुल मेजॉरिटी में आई थी? लिखिएगा पांचों का नाम बच्चे। फर्स्ट इज मद्रास, सेकंड इज बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंस, और एक था बेटा जी संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे आज आप उत्तर प्रदेश कहते हैं। संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। तो इन पांचों में ये पूर्ण बहुमत में आई थी। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है? तो ये 5 प्रांत जिसमें पूर्ण बहुमत में आई थी। और बेटा जी लिखेगा बंबई, असम, और एक था आपका पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसमें आप लिखेंगे बंबई, असम, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। इनमें सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई, सबसे बड़े दल को कहते हैं बेटा जी पार्टी। जैसे आज के समय पे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, तो ये INC भी एक पार्टी ही है इस समय की। ठीक है, क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऑल एग्जाम एप्लीकेंट्स, मैं एक बार बच्चों से इसका फीडबैक ले लेती हूं। क्या आपको बेटा साउंड की प्रॉब्लम हो रही है? एक बार बताएं जल्दी से। साउंड अगर ओके है तो थम्स अप करें, और नहीं है तो फिर नो लिखें। ठीक है, तो यहां पर ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी 8 जगह पर तो ये आ गई। अब वो 3 जगह कौन सी हैं जहां इसकी सरकार नहीं बनी? मैम ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर मेरी तरफ से दिक्कत होगी तो फिर सबको होगी, प्लीज एक बार आप अपनी तरफ से चेक कर लें। अब वो 3 आपके प्रोविंस हैं, एक तो पंजाब, एक बेटा जी बंगाल, और एक बेटा जी सिंध।
ये 3 ऐसे प्रोविंस थे जहां पर आईएनसी की सरकार नहीं बनी थी, जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। पंजाब में आई थी बेटा जी यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, और बेटा जी इसके साथ में मुस्लिम लीग, जो कांग्रेस की एंटी पार्टी है। जैसे बीजेपी और कांग्रेस आज के समय पे एंटी पार्टी हैं, ऐसे ही पहले मुस्लिम लीग। और बच्चा आपकी अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये एंटी पार्टी थी। तो आप लिखेंगे कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग, इनकी बनी थी यहां पर गठबंधन सरकार, जिसे आप कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, जिसे आप कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। यानी जब दो पार्टी या दो में से ज्यादा पार्टी जो होती हैं मिलकर आपकी सरकार बनाती हैं, उसे कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। आगे देखिए, अगर मैं सिंध की बात करती हूं, सिंध, तो सरकारी सहयोग, अभी एक बार मैं दोबारा समझाऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखें। सरकारी सहयोग एवं गठबंधन से सरकार बनी। चलो अब मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाती हूं ताकि तुम्हें यह पता चले कि तुम्हें कितना समझ आया है। कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछती हूं, फिर मैं आगे का तुम्हें लिस्ट बताऊंगी। वो लिस्टिंग आपको दी हुई है मैंने पीडीएफ के अंदर। ये 1937 के इलेक्शंस, उसके बाद में कौन यहां पर सीएम बना, ये आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से, ध्यान से। अब मुझे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, देखते हैं कितने बच्चे दे पाएंगे। बीच बीच में पूछना जरूरी है ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बना रहे। बताइएगा, संविधान सभा की प्रथम अनौपचारिक मांग, फर्स्ट इनफॉर्मल डिमांड कब और किसने की? प्रथम औपचारिक मांग 11 प्रांतों में निर्वाचन कब? ये क्वेश्चंस हैं। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कितने प्रांतों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आई? कांग्रेस पूर्ण बहुमत। अब अगर आप आंसर दे पा रहे हो तो चीजें आपकी पहुंच में है। अब देखिए ये वही बच्चे आंसर कर रहे हैं बच्चा जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर अनौपचारिक मांग 1895 बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी मैम। औपचारिक मांग 1934 में एमएन रॉय ने की थी मैम, मानवेंद्र नाथ रॉय जी। प्रांतों में निर्वाचन कब हुए थे बताइए, फटाफट बताइए, और किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुए थे? दोनों चीजों का आंसर कीजिए बच्चा। 1937। ये वही बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था बताइए फटाफट, किसने किया था? बहुत बढ़िया, मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी बुक सत्यार्थ प्रकाश में किया था। कितने प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था? पूर्ण बहुमत यानी फुल मेजॉरिटी में आई थी कांग्रेस। कितने प्रोविंसेस में? टोटल उसने 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, लेकिन पूर्ण बहुमत में, बहुत बढ़िया मैम, 5 में। आप तो कह रहे हो कि हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप तो सारे आंसर कर रहे हो। अब मैं एक बार और रिस्पांस लेती हूं, क्योंकि मैं आपको पहली बार पढ़ा रही हूं, तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं आपका एक प्यारा सा रिस्पांस जरूर लूं। अगर आपको बातें यहां तक समझ में आई हो तो एक बार थम्स अप कर दो बच्चों, एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से। तो कांग्रेस ने कितनी जगह बनाई है मैम? 1 2 3 4, ठीक है, और 5 6 7 और 8, 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा था फुल मेजॉरिटी में, तो फुल में 5। बात समझ में आ रही है? आ गया समझ में? थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्स एवरीवन, थैंक यू। अब आगे देखिए, सरकार बन गई लेकिन भैया दिक्कत हो गई। सरकार तो बन गई, लेकिन अब आपसे मेरा एक और प्रश्न, मुझे बताइए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत, मुझे बताइए कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो बच्चा कहेगा मैम 1939 में हुई थी और 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर चला था। अब कांग्रेस ने सरकार तो बना ली, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस मंत्रिमंडल है, ध्यान से सुनना, कांग्रेस मंत्रिमंडल, इसको इंग्लिश में कहेंगे कांग्रेस कैबिनेट, इन्होंने केवल लिखना, केवल 28 माह शासन किया, केवल 28 माह शासन, यानी 28 मंथ ही मैम इन्होंने काम किया। क्यों भाई, ये क्या बात हुई मैम? ये कौन सी बात हुई कि इन्होंने केवल 28 माह शासन किया और फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया? 28 माह शासन किया। और मैम आईएनसी ने, या हम कह सकते हैं कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, अक्टूबर 1939 में त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र यानी कि रेजिग्नेशन। अब ये क्या बात हुई मैम? पहले इलेक्शन लड़ा है ना, और फिर उसके बाद इलेक्शन में जीत गई और इतनी जल्दी रिजाइन भी दे दिया, क्यों? आखिर क्या कारण था बेटा? 1937 में ही तो लिखवाया है, प्रांतीय चुनाव जो हुए थे वो 11 प्रांतों में 1937 में, ये देखिए लिखा हुआ तो है 1937। ये रहा अमन सागर जी, ये रहा बेटा, ध्यान से देखो, एक्ट
1935 में लिखा था और 1937 में इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए थे। ध्यान से पढ़ो बच्चे, लिखा है उसमें। अब यहाँ पे क्या हो गया ऐसा कि भाई 28 माह बाद ही मैम इसने शासन कर जो है इसने जो है रिजाइन दे दिया। ऐसा क्यों? कोई तो कारण रहा होगा। हाँ, आप कहोगे कि मैम जब इसने रिजाइन दिया तो इसका रिजाइन देने का कारण त्याग पत्र का कारण, रीजन ऑफ रेजिग्नेशन क्या था? क्यों दिया इसने त्याग पत्र? रीजन ऑफ रेजिग्नेशन, आखिर क्या कारण था त्याग पत्र का? तो पहला कारण सुनिए। पहला कारण था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को शामिल करना। भारतीयों का मतलब है यहां पे कांग्रेसी नेता, इनको शामिल कर लिया इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लिनलिथगो ने कहा कि ये तो हमारी तरफ से ही लड़ेंगे। ऐसा करते हैं, यहां से मैं आपको कल पढ़ाऊंगी क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है। ठीक है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो लिनलिथगो के कारण अभी फिलहाल आप याद रखेंगे कि त्यागपत्र दे दिया है। कल मैं इसका कारण आपको बताऊंगी और एक होमवर्क का क्वेश्चन लिख के जाइए। होमवर्क क्वेश्चन, कांग्रेस मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट, इसने मैंने आपको बताया था कि 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी और इसने केवल 28 माह शासन किया। 28 माह शासन किया और उसके बाद मैंने आपको बताया था अक्टूबर 1939 में इसने त्यागपत्र दे दिया था, यानी कि आप कह सकते हो रेजिग्नेशन। लेकिन अब मैं आपको बता रही थी कि इसके रेजिग्नेशन का कारण क्या था, रीजन क्या था। भाई क्या रीजन था कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था? क्योंकि सरकारें बनाई और सरकार बनाकर फिर आप त्यागपत्र दे रहे हो। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो आप यहाँ पे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे ऐसा इसलिए था कि भाई एक तो क्या किया था कि जो लिनलिथगो है, मैम लिनलिथगो कौन है? तो वो भारत का वायसराय है। और आपको मैंने बताया था सेकंड वर्ल्ड वॉर, ध्यान से सुनना बच्चे, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में ये चल रहा था। और 1939 में जब ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो इस वर्ल्ड वॉर में आपके जो कांग्रेस मंत्रिमंडल है उनके नेताओं को उनकी बिना मर्जी के शामिल कर लिया गया। बेटा वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है विश्व युद्ध। एक बच्चा कह रहा है वर्ल्ड वॉर का क्या मतलब है? वर्ल्ड वॉर का मतलब है बेटा जी विश्व युद्ध। और ये युद्ध किस किस के बीच हो रहा था? तो मैम एक तरफ तो मित्र राष्ट्र थे, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके धुरी राष्ट्र थे, इनके बीच में हो रहा था। जैसे अगर मैं बात करूं तो मित्र राष्ट्र में आपका ब्रिटेन था, ठीक है, अमेरिका था, मतलब ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश थे, ठीक है, ब्रिटेन था, अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, चाइना था और बाद में इसमें रशिया भी शामिल हो गया था, ठीक है, और इधर आपका जापान, जर्मनी और इनके सहयोगी देश थे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है तो उसी समय पर यहाँ पे त्यागपत्र दिया गया है। लेकिन क्यों, आखिर क्या कारण था? तो प्यारे बच्चे आप एक कारण को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि कारण था, यहाँ पर देखिएगा कारण लिखा है, बिना कांग्रेस की सहमति के सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल किया गया। यानी लिनलिथगो ने कांग्रेस के नेताओं से पूछा भी नहीं, कांग्रेस के नेताओं से बात भी नहीं की और लिनलिथगो ने कह दिया कि जो भारतीय है ना वो हमारी तरफ से इस युद्ध में शामिल होंगे। अब भाई भारतीयों को बड़ा गुस्सा आया कि भाई ये क्या बात होती है, ये क्या बात होती है कि आपने हमसे पूछा तक नहीं, आपने हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको हमसे छीन लिया और हमारी बिना मर्जी के आपने हमें इस युद्ध में शामिल कर लिया। लेकिन फिर भी भारतीयों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपकी कोई भी बात नहीं, ठीक है, आपने हमें शामिल कर लिया, लेकिन हमारी एक शर्त है। हमारी शर्त यह है कि हम इस युद्ध में आपका साथ तभी देंगे, हम इस युद्ध में आपका साथ तभी देंगे जब आप हमें प्रॉमिस करोगे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप हमें स्वतंत्रता दे दोगे, आप हमें फ्रीडम दे दोगे, आप हमें पूर्ण स्वराज दे दोगे। अंग्रेज तो अंग्रेज हैं, कहने लगे कि नहीं भैया ये बात नहीं मानेंगे, हम आपकी इस बात को नहीं मानेंगे। तो भारतीय कहने लगे कि जब तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि युद्धोपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा की गई। यानी भारतीयों ने अंग्रेजों से कहा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप हमें क्या करोगे, आप हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूर्ण स्वराज यानी कि स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम दोगे। तो अंग्रेजों ने इग्नोर कर दिया, अंग्रेज बोलने लगे हम नहीं देंगे, भारतीय बोलने लगे ठीक है फिर अगर तुम नहीं दोगे, हमारी बात नहीं मानोगे तो हम भी द्वितीय विश्व युद्ध में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हम क्यों दे भैया ये बताओ। अंग्रेज कहने लगे भाई ऐसा आप नहीं कर सकते, आप सरकार का हिस्सा हैं, आप सरकार में शामिल हैं और ये आपकी सरकार का फर्ज होता है कि जब यहां पर कोई भी देश मुसीबत में हो तो सरकार अपने देश की सुरक्षा करे। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इसी कारण से त्यागपत्र दे दिया कि जी नहीं अब ये सब नहीं चलेगा, अब आपकी जो ये लोमड़ी वाली चालाकियां हैं ये नहीं चलने वाली हैं। तो कारण क्या क्या था, अब सारे बच्चे कारण लिखेंगे मेरे साथ, मुझे बताएंगे कारण क्या था। मैम पहला कारण, भारतीयों की सहमति के बिना, भारतीयों की सहमति के बिना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करना। और दूसरा कारण बताओ, लिखो बेटा मेरे साथ। और दूसरा कारण आपने बताया कि स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा करना, मांग की उपेक्षा करना। यह कहा गया कि भैया ये तो बहुत ही गलत बात है, आप इग्नोर कर रहे हो हमारी चीजों को। तो आप यहां से लिख सकते हो, यानी द डिमांड फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर वाज इग्नोर्ड, पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया कि इग्नोर कर रहे हो, हम त्यागपत्र दे देंगे। तो यहां पे त्यागपत्र दे दिया गया, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी। बहुत बढ़िया, फ्रीडम की मांग, मैम यहां पर इसकी उपेक्षा की गई थी और यही चीज प्यारे बच्चे मैंने आपको यहां पर बताई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर मैं आगे आपसे यहां पर बात करूं तो आप यहां पे एक चीज और देखेंगे कि अब मुझे ये बताइए कि कल मैंने आपको बताया था कि दो पार्टी हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप फोकस नहीं करेंगे क्लास में तो चीजें समझ नहीं आएंगी। आपको मैंने बताया था कि एक तो है आपकी आईएनसी और एक है आपकी मुस्लिम लीग, ये दोनों एंटी पार्टी है। अब मुझे ये बताओ कि जब आईएनसी ने त्यागपत्र दिया, जब आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया तो सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ होगा, सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई होगी?
तो आप कहोगे कि मैम आज के समय पर अगर बीजेपी रिजाइन देते तो सबसे ज्यादा खुश कौन हो जाएगी? सबसे ज्यादा मैम खुश हो जाएगी कांग्रेस। तो यहां पर कौन है बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी से, बताओ फटाफट कौन खुश होगा? तो आप कहोगे मैं मुस्लिम लीग। तो इसके त्यागपत्र की खुशी में, जैसे इसने त्यागपत्र दिया, त्यागपत्र की खुशी में बेटा जी मुस्लिम लीग ने, खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, जिसे हम कहते हैं लिबरेशन डे, मुक्ति दिवस यानी कि लिबरेशन डे, आपका लिबरेशन डे मनाया, मनाया मतलब सेलिब्रेट, मुक्ति दिवस मनाया। मुस्लिम लीग खुश हो गई, डांस करने लगी, अरे वाह यहां पे तो कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया, हमारी तो इच्छा पूरी हो गई। तो यहां पे आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग ने क्या किया, मैं मुस्लिम लीग ने लिबरेशन डे बनाया। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की खुशी में मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया, जिसमें उनका साथ डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दिया। तो ये आप लिखिए यहां पर, ठीक है, लिखिए फटाफट यहां पर, कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की खुशी में मुस्लिम लीग ने क्या सेलिब्रेट किया, लिबरेशन डे। और इसमें इनका साथ किसने दिया, बी आर अंबेडकर जी ने। कब? तो आप कहेंगे 22 दिसंबर 1939। द सेलिब्रेट द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस कैबिनेट, द मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड लिबरेशन डे ऑन December 22, 1939 इन विच डॉक्टर अंबेडकर जॉइंड देम। फटाफट लिखिए यहां तक। कल कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि थोड़ा सा हमें लिखने का समय दिया करें, ठीक है? क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां पर आपने इतनी चीजें समझी कि यहां पर ये सारी चीजें हो गई। अब मुझे ये बताओ कि क्या चल रहा है। मैम आपने अभी बताया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब यहां पे भारतीयों ने मना कर दिया कि हम साथ नहीं देंगे, तो भैया इनको तो टेंशन हो गई अंग्रेजों को कि भाई ये तो हमारा साथ ही नहीं दे रहे हैं, ये तो हमारा साथ देने से मना कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां पर, तो आप देखेंगे यहां पर कि अब भारतीयों को मनाने की कोशिश की जाएगी। अब भारतीयों को मनाने के लिए प्यारे बच्चे एक भेजा जाएगा अगस्त प्रस्ताव, इसको कहते हैं अगस्त ऑफर या अगस्त मोशन। अगस्त मोशन कि किसी भी तरीके से भारतीयों को कन्विंस कीजिए, किसी भी तरीके से भारतीयों को मनाइए। तो अगस्त मोशन, इसको कौन पेश करता है, इंट्रोड्यूस किसने किया इसको? तो आपको मैं बता दूं कि इसको इंट्रोड्यूस करने वाला है लिन लिथगो। लिन लिथगो, और लिन लिथगो कौन है? तो बेटा जी लिन लिथगो था बेटा भारत का वायसराय, वायसराय ऑफ इंडिया, आप लिख सकते हैं वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन कब किया गया? तो बच्चों ने लिखा है कि मैम 8 अगस्त 1940 इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और भैया भारतीयों को बहलाने की कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से भारतीयों को बहलाया जाए। अब देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो भारतीय सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में या कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या में, भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। कि हम आपका जो गवर्नर जनरल है या जो वायसराय है, एक ही बात है, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है हम उसमें भारतीयों को शामिल करेंगे बड़ी संख्या में। यानी इसने बोला कि मोर इंडियंस इन वुड बी इंक्लूडेड, वुड बी इंक्लूडेड इन गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव, कि हम भारतीयों की संख्या को यहां पर बढ़ा देंगे। दूसरा इन्होंने क्या बोला, दूसरा बोला कि भैया युद्ध की समाप्ति पर, युद्ध की समाप्ति पर औपनिवेशिक, भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना होगी, भारत में औपनिवेशिक स्वराज, अभी समझाऊंगी बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, इस लाइन को पहले लिख दूं, औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना होगी। ये सब अंग्रेज प्रॉमिसेस कर रहे हैं अगस्त ऑफर के अंदर भारतीयों से, ठीक है? लिखिएगा यहां पर, आफ्टर वॉर देयर विल बी अ डोमिनियन स्वराज इन इंडिया। अब भैया देखो यहां पर क्या ड्रामेबाजी चल रही है। आप मुझे ये बताओ कि हमने किसकी मांग की है, मुझे ये बताओ कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई थी, जल्दी से मुझे बताइए पूर्ण स्वराज की मांग। तो आप कहोगे मैम आपने कल बताया था कि आईएनसी के लाहौर सेशन में हो गई थी, लाहौर अधिवेशन में आपने हमें बताया था कि यहां पर इसकी डिमांड हो गई थी पूर्ण स्वराज की। और कब हो गई थी मैम? इन 1929 1929 में ही हो गई थी। लेकिन ये हमें अब क्या दे रहे हैं, ये हमें प्यारे बच्चे कह रहे हैं कि हम आपको औपनिवेशिक स्वराज देंगे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ब्रिटिश सरकार कह रही है कि भैया सुनो भारतीय, हम आपको औपनिवेशिक स्वराज देंगे, यानी आपको हमारे अधीन रहते हुए, आपको हमारे अधीन रहते हुए क्या करना होगा, आपको हमारे अधीन रहते हुए हम आंतरिक यानी इंटरनल अफेयर्स जो होते हैं, आंतरिक मामलों में स्वशासन का अधिकार देंगे। लेकिन जो एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, जैसे आपके विदेशी मामले हो गए, उनमें आपको अधिकार नहीं मिलेगा। भारतीय बोले पागल वागल हो गए हो, हमें तुमने पागल समझ रखा है। ये बातें हम तुमसे कब कर रहे थे? जब हमने चलाया था इतिहास में, बेटा आप पढ़ोगे आपका कि भाई हमने जो है डोमिनियन स्टेटस की मांग कर दी थी 1908 में, और 1916 में हमने क्या चलाया था, 1916 में आपके बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट ने भी ये मांग कर दी थी।
तो अब हम तुमसे बता चुके हैं कि हमें क्या चाहिए और तुम हमें गोली दे रहे हो, तुम हमें गोली दे रहे हो। अब आपने कांग्रेस की मांग समझी, आगे सुनिए। एक है, अब यहां तक आपको समझ में आया कि औपनिवेशिक स्वराज मतलब, आप कहोगे कि मैम औपनिवेशिक स्वराज मतलब कि भारत के जो लोग हैं वो अंग्रेजों के अधीन रहते हुए स्वशासन करेंगे, लेकिन केवल आंतरिक मामलों में, बाहरी मामलों में नहीं। बाहरी मामलों में अभी भी डिसीजन कौन लेगा? अंग्रेज लेगा। ठीक है, आगे देखिए। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट बोला संविधान बनाना। संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार होगा, कि भैया ये भी हम आपको देंगे, भारतीयों का अधिकार होगा। सारी बात करेंगे लेकिन इंडिपेंडेंसी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, भारतीयों का अधिकार होगा। लिखिएगा, इंडिया विल हैव देयर ऑन राइट टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का ही अधिकार होगा। भारतीय अपना संविधान खुद से बना सकते हैं। फिर बोला अल्पसंख्यकों के विचारों, अभी बताऊंगी अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। अल्पसंख्यकों के विचारों अल्पसंख्यकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा। एक बार लिख दूं फिर मैं आपको समझाती हूं कि इनके विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। लिखिएगा, द व्यू ऑफ माइनॉरिटीज, the view of minorities will also be taken, the view of minorities will also be taken into account। ठीक है, इनटू अकाउंट। अब बच्चा कहेगा मैं माइनॉरिटीज कौन होते हैं, अल्पसंख्यक कौन होते हैं? तो बेटा जी अल्पसंख्यक होते हैं जिनकी संख्या कम होती है। जिनकी संख्या कम होती है, किस आधार पर मैम? किस आधार पर कम होती है? तो बेटा आपके यहाँ पर दो आधार है, एक तो भाषा और एक बेटा जी धर्म, यानी लैंग्वेज और रिलीजन के बेस पर आपके यहाँ पर माइनॉरिटीज को डिसाइड किया जाता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताइए कि आज के समय पर आपके जो अल्पसंख्यक है वो कौन कौन है, तो आप कहोगे मैम जिनकी संख्या बाकी की अपेक्षा कम होती है, जैसे मुस्लिम्स माइनॉरिटीज में आते हैं, SC ST माइनॉरिटीज में आ रहे थे। अब यहां पर कॉन्सेप्ट को समझो। अब इन्होंने क्या किया कि इन्हें मुस्लिम्स का भी साथ चाहिए, जी मैम चाहिए, इन्हें INC का भी साथ चाहिए, जी मैम चाहिए, लेकिन यहां पर जो मुस्लिम है वो कह रहे हैं भैया पागल मत बनाओ, तुमने यहां पर कोई भी चीज क्लियर नहीं लिखी है। मुस्लिम लीग की भी सुन लो। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का हुआ था लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन, और इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, और इसमें इसने की थी पाकिस्तान की मांग, डिमांड ऑफ पाकिस्तान, कि मुझे पाकिस्तान चाहिए। यानी इन्हें यह भी पता है कि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए, लेकिन यहां पर पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। तो मुस्लिम लीग बोली भैया मैं नहीं करने वाली, मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। सीधा सीधा किसने कहा? मुस्लिम लीग ने कह दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने कहा कि मैं नहीं मानने वाली तुम्हारी बात, क्योंकि तुमने पाकिस्तान का कोई भी स्पष्ट जिक्र यहां पर नहीं किया है। फिर यहां पे एक गलती क्या हुई थी कि निम्नलिखितों ने कह दिया था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय हमारे साथ हैं, यानी भारतीयों के स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उन्होंने छीना था, वाक और अभिव्यक्ति की। तो कहा गया आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से हम क्या करेंगे, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, formed of वॉर एडवाइजरी काउंसिल, कि अब से काउंसिल बन जाएगी और वो भारतीयों से भी पूछेगी युद्ध के बारे में। तो आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, हम मानते हैं हमसे गलती हो गई, यानी पूरी तरीके से कन्विंस करने का यहां पे क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भैया अब मुझे बच्चे बताएंगे, क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो बातों को समझ रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये जो अगस्त ऑफर है, क्या इसे INC एक्सेप्ट करेगी? क्या इसको मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करेगी? बताओ जल्दी से। अगर नहीं करेगी तो मैम INC ने भी इसे रिजेक्ट किया, इसे अस्वीकार कर दिया, और मैम मुस्लिम लीग ने भी इसे रिजेक्ट किया। लेकिन कारण क्या था? कारण बताएंगे बच्चे, क्योंकि मैं आपको कारण समझा चुकी हूं। बताइए दोनों ने इसे रिजेक्ट क्यों किया, आखिर क्या कारण था? कारण बताइए, वो बताएंगे आप। मैं आपसे भी प्रश्न बीच बीच में पूछूंगी कि भाई लेक्चर में आपका कितना फोकस है। INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे क्यों रिजेक्ट किया, रीजन बताओ। तो आप कहोगे कि मैम इनकी एक मांग थी पूर्ण स्वराज, आप कहोगे मैम इनकी एक डिमांड थी फुल स्वराज, या जिसको हम कह सकते हैं स्वतंत्रता। तो इसकी क्या की गई थी? उपेक्षा। यहां पर इसको इग्नोर किया गया था मैम। तो इन्होंने कहा कि हमें ये तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुस्लिम लीग बच्चा कह रहा है कि मैम इनकी भी एक डिमांड थी पाकिस्तान, इसको भी इग्नोर किया गया था। तो मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुस्लिम लीग ने कहा कि भैया हम भी तुम्हें इग्नोर करते हैं, अब तुम यहां से निकल लो। और प्यारे बच्चों, INC के एक ऐसे अध्यक्ष हैं, जिस समय पर ये आपका अगस्त ऑफर आया है, तो INC के चेयरमैन कौन है इस समय? तो आप कहोगे कि मैम अबुल कलाम आजाद जी, चेयरमैन ऑफ INC कौन था इस समय? हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए। तो चेयरमैन ऑफ INC यानी कि INC के जो अध्यक्ष हैं बेटा, वो हैं इस समय पर मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। और इन्होंने पता है क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये अगस्त प्रस्ताव डिस्कशन के लायक भी नहीं है। इन्होंने कहा, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने कहा कि अगस्त प्रस्ताव डिस्कशन के लायक भी नहीं है, अगस्त प्रस्ताव डिस्कशन यानी चर्चा करने के लायक नहीं है।
ये किसने कहा? तो आप कहोगे कि मैम ये कहा था अबुल कलाम आजाद जी ने, जो इस समय चेयरमैन ऑफ आईएनसी हैं। क्योंकि इन्होंने कहा कि ये तो इनको पहले से पता है हमें क्या चाहिए, लेकिन फिर भी ये हमें नहीं दे रहे, तो हम इनकी बात क्यों माने, हम क्यों इनका साथ दें? हम बिल्कुल नहीं देंगे। तो अगस्त ऑफर के लिए इन्होंने कहा कि डिस्कशन के लायक तक नहीं है, इस पर डिस्कशन भी नहीं किया जा सकता। और बेटा जी जो नेहरू जी हैं, नेहरू जी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो आपके देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कहा कि भैया अगस्त प्रस्ताव दरवाजे पर लगी, अगस्त प्रस्ताव दरवाजे पर लगी, दरवाजे पर लगी नहीं, दरवाजे पर जंग लगी, दरवाजे पर जंग लगी कील के समान है, कील के समान। यानी इन्होंने क्यों कहा ये स्टेटमेंट? क्योंकि बेटा जी इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात थी, क्योंकि मैम इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात थी और पूर्ण स्वराज की बात कहीं भी नहीं थी। यानी दरवाजे पर जंग लगी कील के समान, इसको किसने बताया? नेहरू जी ने। यानी इट्स लाइक अ रस्टी नेल, इट्स लाइक अ रस्टी नेल, दरवाजे पर लगी जंग की कील होती है ना, ऐसी ही ये है, इट्स लाइक अ रस्टी नेल। ये किसने कहा प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे कि मैम ये कहा था, आप कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसको लेकर कहा? मैम अगस्त प्रस्ताव को लेकर कहा था। ठीक है, अब यहां पे भैया अंग्रेजों ने तो अत कर दी, अंग्रेजों ने सब कुछ जानते हुए, हमारी सारी चीजों को जानते हुए कि मुस्लिम लीग क्या चाहती है, आपकी आईएनसी क्या चाहती है, सब कुछ पता है अंग्रेजों को, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेज सुधरने को तैयार नहीं है। अब गांधी जी को बड़ा गुस्सा आया। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि सुनो भाई, ये ऐसे नहीं मानने वाले, इन्होंने हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीना है, लेकिन हम उसको लेकर रहेंगे, हम अपनी बातों को कहकर रहेंगे, हम ये ऐलान करके रहेंगे कि हम ना तो इनके अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और ना ही हम इनके सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनका साथ देंगे। तो फिर गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि सुनो भाई लीडर्स, सुनो भाई नेताओं, एक काम करो। गांधी जी ने कहा कि जो अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव का अगर आपको करना है विरोध, आप अगर अगेंस्ट हैं किसके? अगस्त प्रस्ताव के, अगस्त ऑफर के, तो अगस्त प्रस्ताव का विरोध करने और बेटा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से स्वयं को दूर रखने के लिए कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, इसमें तुम्हारा जो तरीका था बिल्कुल गलत है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से स्वयं को दूर रखने के लिए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसे आप कहते हो इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाने को कहा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो आप कहोगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने के लिए किसने कहा? आप कहोगे मैम गांधी जी ने। एक बार मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिखा देना चाहूंगी पूरा। अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध से अपने को अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया गया, किसके कहने पर? गांधी जी के कहने पर। इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज स्टार्टेड टू अपोज द अगस्त प्रपोजल एंड टू प्रूव इट्स सेपरेशन फ्रॉम द वॉर, कि हम खुद को अपने आप को इस युद्ध से दूर रखेंगे और अगस्त प्रस्ताव का विरोध भी करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर प्यारे बच्चों ये आपका हो गया। अब मैं बताती हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में पूछे जाते हैं। तो आपकी हेडिंग क्या रहेगी? यहां पर हेडिंग रहेगी मैम, हमारी पॉइंट्स रहेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसमें आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत, ठीक है, शुरुआत कब, नेक्स्ट कहां से, और तीसरा प्रथम सत्याग्रही, फर्स्ट सत्याग्रही, सेकंड और थर्ड। कुछ क्वेश्चंस आपके यहां से मेनली बनेंगे और बच्चों ने इसे मुझे आंसर करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो प्यारे प्यारे बच्चों आपने बिल्कुल सही कहा कि मैम जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये आपका 17 अक्टूबर 1940 से स्टार्ट हुआ। कहां से? तो मैम पवनार आश्रम। पवनार आश्रम कहां पड़ता है? तो मैम महाराष्ट्र। यहां से प्यारे बच्चे इसे शुरू किया गया। प्रथम सत्याग्रही बने बेटा जी विनोबा भावे जी, और इसमें इन लोगों ने क्या किया? अपने विचारों को खुलकर व्यक्त किया कि क्या करोगे। तो मैम केवल और केवल हम यहां पे ये बोलना चाह रहे हैं अंग्रेजों से कि हम अपनी बातों को खुलकर रखेंगे, तुम चाहे हमें गिरफ्तार करो, चाहे हमारी बातें मानो, चाहे मत मानो। सेकंड कौन थे? तो मैम सेकंड थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और थर्ड कौन थे? थर्ड थे मैम ब्रह्मदत्त जी, ब्रह्मदत्त जी। और इसी आंदोलन को प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है? इसी आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन किसे कहा जाता है? मैम व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही कहा जाता है। यानी अब भारतीय डरने वाले नहीं हैं, अब हम आपसे दबने वाले नहीं हैं, हम अपनी बातों को खुलकर रखेंगे। अरेस्ट करना है करो, गिरफ्तार करना है करो, लेकिन अब आप हमारे स्पीच एंड एक्सप्रेशन को नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते। ठीक है, अब देखो यहां पर ये चीज मैंने आपको सेम एज इट इज पीडीएफ में भी प्रोवाइड कराई है। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के विचार के आधार पर शुरुआत 17 अक्टूबर 1945 पवनार आश्रम से। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें प्यारे बच्चे प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे आपके ब्रह्मदत्त।
तो स्टार्टेड कब हुआ? तो स्टार्टेड मैम 17 अक्टूबर 1940। कहां से? पवनार आश्रम से। लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी और क्वेश्चन का आंसर वही बच्चे कर पाएंगे जो चीजों को समझेंगे। अब मुझे इतना बता दो जल्दी से कि क्या आपको यहां तक की चीजें क्लियर हुई? क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आई? जल्दी से बताइए फटाफट। थम्स अप करना है और स्माइली करनी है फटाफट। समझ आ गई? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप साथ के साथ रिस्पॉन्स भी करते हैं। अब आगे देखिए। अब बेटा जी कहानी आगे चलती है। कहानी आगे क्या चलती है वो भी आप यहां पर देखेंगे और मैं आपको यहां बताने वाली हूं। थोड़ा सा एक बार हम फिर से चीजों को देखेंगे कि मैम आपने बताया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो आपने बताया था कि 1939 से 1945 तक था। तो बेटा जी जब इस वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, है ना, स्टार्टिंग हुई थी, तो यहां पे क्वेश्चन है कि ब्रिटेन का पीएम कौन था, या हम कह सकते हैं पीएम ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बेटा इस समय था चैम्बरलेन। कौन था? आप कहोगे चैम्बरलेन। और इसके प्रधानमंत्री रहते हुए ये द्वितीय विश्व युद्ध कमजोर हो रहा था। तो चैम्बरलेन यहां पर आपका प्रधानमंत्री था। कब से कब तक था मैम ये ब्रिटेन का पीएम? 1937 से 1940। फिर बेटा जी आपका 1940 से और 1945 तक जो बना पीएम ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, वो बना चर्चिल। वो कौन बना? चर्चिल बना। और चर्चिल ने पूरी तरीके से, चर्चिल की योजनाओं के आधार पर ही ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर, जिसे जापान स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि जीत जाएगा क्योंकि जापान की शक्ति लगातार बढ़ रही थी इस युद्ध में और जर्मनी भी उसका सहयोग दे रहा था, और जर्मनी और जापान साथ में उनके जो सहयोगी देश थे वो सब यहां पे एक साथ थे और स्टार्टिंग में लग रहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि जापान पूरे विश्व पर कब्जा कर लेगा। लेकिन चर्चिल तो चर्चिल है। चर्चिल ने यहां पर देखो, जब यहां पे आपका चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, अब इसी के समय देखो चर्चिल ने क्या कहा। एक तो एक घटना घटी कि जापान ने क्या कर दिया मैम, जापान ने एक यहां पर हरकत करी कि 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। अब ये पर्ल हार्बर कहां पड़ता है? यूएस से। इस पर कर दिया अटैक, और जैसे ही इस पर अटैक हुआ आपके 3 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना, तीनों टेंशन में आ गए और तीनों जाकर बैठेंगे चर्चिल के सर पर। लेकिन चर्चिल क्या स्टेटमेंट दे रहा है? ये सारी घटना घट रही है। अब चर्चिल क्या कह रहा है? चर्चिल देखो, चर्चिल कह रहा है भारतीय आजाद हो भी गए, भारतीय अगर आजाद हो भी गए, अगर आजाद हो भी गए तो भी अपना देश नहीं चला पाएंगे। मतलब यह कह रहा है कि भारतीय इस काबिल हैं ही नहीं, तो भी अपना देश नहीं चला पाएंगे, कि भारतीय इस काबिल ही नहीं है कि हम उन्हें इंडिपेंडेंसी दे दें तो वो अपना देश चला पाए। ये कह रहा है इन 3 देश, कौन कौन से 3 देश बोले मैंने? एक बार दोबारा से सुनना 3 देशों का नाम। मैंने एक देश तो बोला था आपने अमेरिका, एक देश आपने बोला था चाइना, और एक देश आपने बोला था ऑस्ट्रेलिया, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय कौन है? रूजवेल्ट। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इस समय कौन थे? रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ये यहां पर चर्चिल से मिलने आए हैं। और बेटा जी अगर हम बात करते हैं तो आपका चीन का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, लिखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना चांग केई शेक। चांग केई शेक, अभी कहानी सुनाऊंगी, एक बार लिख लो जरा। और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का था विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, यहां पे आया था चर्चिल से मिलने, और इसका नाम है इबोट। और ये तीनों जब चर्चिल के सर पर आकर बैठे तो इन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से इस युद्ध को हार जाएंगे हम, तुम्हारी वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे तुम्हें पता है कि हमें भारतीयों का साथ चाहिए, अरे वो अपने देश को चलाए या ना चलाए, तुम्हें उस चीज से क्या मतलब? तुम बस किसी भी तरीके से सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग लो। चर्चिल कह रहा है भाई हम उन्हें इंडिपेंडेंट कर देंगे तब भी वो अपना देश नहीं चला पाएंगे। तीनों बोलने लगे कि भैया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो चला पाए या नहीं चला पाए, तुम बस किसी भी तरीके से कन्विंस करो। अब भैया चर्चिल पर तो प्रेशर बन गया, चर्चिल बड़ी टेंशन में, क्या किया जाए क्या किया जाए। अब फिर चर्चिल यहां पर एक चालाकी चलेगा, और चर्चिल क्या करेगा? अब चर्चिल यहां पे क्रिप्स मिशन को भेज देगा, कहेगा चलो हम भारतीयों से बात करते हैं, लेकिन इस क्रिप्स मिशन में भी स्वतंत्रता की कोई बात नहीं होगी, इस क्रिप्स मिशन में भी पाकिस्तान की बात नहीं मानी जाएगी, और अगस्त प्रस्ताव की तरह बेटा इसे भी आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों ही रिजेक्ट कर देंगे। आईएनसी कहेगी कि ये जो क्रिप्स मिशन तुम लेकर आए हो ना, इसमें तो तुम देश के टुकड़ों को लेकर आए हो, ठीक है। ऐसे ऐसे यहां पर क्रिप्स मिशन के अंदर स्टेटमेंट्स होंगे। तो अब देखिए क्या आएगा, अब आएगा बेटा जी क्रिप्स मिशन। थोड़ा सा हम पीडीएफ का सहारा लेते हैं, ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अब क्रिप्स मिशन किसने भेजा है? क्रिप्स मिशन कौन है? क्रिप्स मिशन के समय 2 क्वेश्चन और बनते हैं, यहां पे मैं लिख देती हूं इसी में। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, पहले तो क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी, इसे डिक्लेयर कब किया गया था? 11 मार्च 1942 को। और जब क्रिप्स मिशन भेजा गया है तो इस समय पर पीएम ऑफ ब्रिटेन कौन है? पीएम ऑफ ब्रिटेन कौन है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है, तो मैम विंस्टन चर्चिल है, ठीक है। और यहां पे इसको भेजने का उद्देश्य क्या है? इनका कोई उद्देश्य नहीं है हमें स्वतंत्रता देना या हमारी कोई मदद करना, इनका तो एक ही उद्देश्य है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। किसी भी तरीके से भारतीय हमारा क्या करें? तो आप कहोगे मैम इनका सीधा कहना है कि किसी भी तरीके से बस भारतीय हमारा सहयोग करें। और एक क्वेश्चन और बनता है, जब क्रिप्स मिशन भारत में आया है तो भारत का वायसराय कौन है? वायसराय ऑफ इंडिया कौन है? यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेटा जी वायसराय ऑफ इंडिया इस समय पर लिन लिथगो ही है, लिन लिथगो वायसराय ऑफ इंडिया है, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
अब यहां पे बात आती है कि भैया क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, क्रिप्स मिशन को भारत में कौन लेकर आया, क्रिप्स मिशन का चेयरमैन कौन था। तो आप कहोगे कि मैम सबसे पहले तो हम देखें कि क्रिप्स मिशन का चेयरमैन कौन था, अध्यक्ष, चेयरमैन, तो इसका नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स, और क्योंकि इसका नाम स्टैफोर्ड क्रिप्स है इसीलिए इस मिशन का नाम भी है क्रिप्स मिशन। फिर क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, तो क्रिप्स मिशन लिखना 23 मार्च 1942, क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को दिल्ली आया, लिखिएगा। क्रिप्स मिशन केम टू दिल्ली, क्रिप्स मिशन केम टू दिल्ली ऑन 23rd of March 1942। क्रिप्स मिशन भारत में आया है, क्रिप्स मिशन दिल्ली में आया है, क्या करने आया है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग लेने। अब जैसे ही क्रिप्स मिशन आया 23 मार्च को, तो कहा जाता है सबसे पहले मुलाकात गांधी जी से हुई। गांधी जी ने कहा कि जो पहला जहाज है ना, पहला जहाज, उसी से तुम वापस निकल जाओ। 24 मार्च को किससे मुलाकात हुई, 24 मार्च गांधी जी से मुलाकात, गांधी जी से मुलाकात की। तो गांधी जी ने कहा कि भैया पहली फुर्सत से निकल जाओ, पहली फुर्सत में तुम्हें निकलना होगा, जो पहला जहाज है, पहला जहाज उसको पकड़ो और उससे निकल जाओ, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, यहां इसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। तो क्या कहा, प्रथम जहाज से वापस चले जाओ, प्रथम जहाज से वापस चले जाओ। इन्होंने कहा पहली फुर्सत से, हमारे कहते हैं पहली फुर्सत से निकलो, इन्होंने कहा पहले जहाज से निकल जाओ, कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है। लेकिन ये तो फिर भी नहीं माने, इन्होंने सोचा हमारी कोई दाल गल जाए क्या पता यहां पर। तो अब ये अपना प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। तो प्रस्ताव इनका जो है, ये जो क्रिप्स मिशन आया है, ये क्या प्रस्ताव लेकर आया है, ये भी आप सुन लो। अब देखो इन्होंने क्या किया, ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं, क्रिप्स मिशन दिल्ली कब आया। अब इन्होंने प्यारे बच्चे यहां पर बड़ी शानदार सी बात कही, भैया 30 मार्च 1942 को इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने 30 मार्च 1942 को कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा। कांग्रेस से कहा भाई हमारी बात तो सुन लो, गांधी जी की बात इन्हें समझ में नहीं आई, तो कांग्रेस के सामने गए। अब ये कांग्रेस से भी बात करेंगे, ये मुस्लिम लीग से भी बात करेंगे, अंबेडकर साहब से भी बात करेंगे, ठीक है, उसके अलावा मतलब जो बड़े बड़े लीडर्स हैं सबसे बात करेंगे। लेकिन इन्हें गांधी जी की बात समझ में नहीं आई थी। गांधी जी ने कहा था तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, ठीक है बेटा। क्रिप्स मिशन 23 मार्च होगा, 22 मार्च नहीं, प्लीज आप इसे चेक कर लें एक बार, ठीक है। अब यहां पर जब इसने अपना प्रस्ताव रखा कि भैया सुन तो लो हमारी बात, हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो यहां पर कांग्रेस की तरफ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि कांग्रेस की तरफ से नेगोशिएटर कौन थे। तो कांग्रेस की तरफ से प्यारे बच्चे दो नेगोशिएटर थे यहां पर, ऑफिशियल नेगोशिएटर, और वो थे एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और एक नेगोशिएटर थे यहां पर मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। इनसे कहा, अब ये दोनों कहने लगे हाँ जी बताइए क्या पूर्ण स्वराज की बात है कि नहीं भैया, तो फिर क्या बात है, अभी मैं बताऊंगी इनका क्या प्रपोजल था, लेकिन किस किसने इनसे बात की वो भी तो सुन लो। तो आईएनसी की तरफ से ये थे, अब मुस्लिम लीग के पास गए कि तुम भी सुन लो। मुस्लिम लीग ने कहा पाकिस्तान की बात है कि नहीं है, मतलब दोनों बातें हैं ही नहीं। और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने बात की कि भाई हिंदू महासभा का भी फेवर चाहिए, वीडी सावरकर जी और बेटा जी जयकर जी, इन्होंने यहां पर कहा, इन्होंने यहां पर बात कर ली। और एससी की तरफ से अंबेडकर साहब जी, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, और बेटा जी सिख की तरफ से सरदार उज्जवल सिंह जी, इनका भी सपोर्ट चाहिए। तो आप कहोगे कि मैम ये सारे के सारे नेगोशिएटर्स थे, यहां पे सबसे बात करी, लेकिन किसी को इनकी बात समझ में ही नहीं आएगी कि हम तो जो मांग रहे हैं वो तुम दे ही नहीं रहे, हम क्यों सुने तुम्हारी बात, हम नहीं सुन रहे, तुम काम देखो अपना। तो आप यहां पे देखोगे प्यारे बच्चे कि अब मैं यहां पे आपको जो क्रिप्स मिशन का प्रपोजल है ये मैं आपको कल समझाऊंगी। क्यों, क्योंकि मैं 2-3 प्रश्न भी तो पूछ लूं तुमसे कि आज तुमने कितना याद किया है, आज तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया है। चलो आ जाओ, अब मैं तुमसे इसके आगे की बात करूंगी कल। अब आ जाओ क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बताइएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू, प्रथम सत्याग्रही कौन थे, थर्ड सत्याग्रही कौन थे, सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ, कब शुरू, अगस्त प्रस्ताव के समय, जब अगस्त प्रस्ताव आया था उस समय आईएनसी के चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन ऑफ आईएनसी बताइएगा। नेक्स्ट बताइएगा, आपको बताना है क्रिप्स मिशन का भारत आने का उद्देश्य क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बताइएगा। और बेटा जी कब आया, और इसके समय ब्रिटेन का पीएम कौन था और वायसराय कौन था, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर, इसको आईएनसी ने क्यों रिजेक्ट किया, क्यों रिजेक्ट। चलिए, अगर आपने ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा है, तो पूरे प्रश्न आपके अंडर में हैं। मैम 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक ये चला। फर्स्ट थे मैम विनोबा भावे जी, विनोबा भावे जी, और आपने थर्ड बताए थे ब्रह्मदत्त जी, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ, 17 अक्टूबर 1940। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, ऑब्जेक्टिव, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग, यही इसका ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद में बेटा जी कब आया था, 23 मार्च 1942, पीएम चर्चिल,
वायसराय लिनलिथ को। अब मैं देती हूँ एक क्वेश्चन होमवर्क का, और उसका आंसर आप मुझे दोगे होमवर्क में। चलिए, आईएनसी ने क्यों रिजेक्ट किया? पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा, मांग की उपेक्षा। अब आप मुझे होमवर्क में बताएंगे मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? कब की थी? यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ साथ जैसा कि आपने कल सजेशंस दिए थे और उसमें मैंने काम करने का पूरा प्रयास किया है, आप अब भी अपने सजेशंस दे सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो बेटा जाते हमारी जो क्लास चल रही है वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर ही चल रही है। बहुत डिटेल में आपको चीजें मैं इसलिए पढ़ा रही हूं ताकि आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में बाहर ना जाए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को भी आप आराम से कर पाएं। तो ये आपका चैप्टर चल रहा है, इसमें भी हम पढ़ रहे थे बेटा जी क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बारे में हमें पढ़ना है। क्रिप्स मिशन की योजना क्या थी, ये क्या प्लान लेकर भारत में आया था? भारत में क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को आया था। तो आप लिखेंगे प्लान ऑफ क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो प्लान ऑफ क्रिप्स मिशन आपका क्या है, ये क्या क्या यहाँ पर भारतीय नेताओं से बात करता है। और आपको ये भी बताया था कि विंस्टन चर्चिल ने इसको भेजा था क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना ने विंस्टन चर्चिल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर दिया था कि भाई किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, आपको किसी भी तरीके से यहाँ पर भारतीयों को कन्विंस करना है। लेकिन विंस्टन चर्चिल तो चर्चिल है, उसको कुछ नहीं पड़ी है, उसको केवल और केवल यह है कि हम किसी भी कीमत पर भारतीयों को आजाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आप मेरी बात को ध्यान से सुने। कमलेश कुमार जी, संवैधानिक विकास हम पढ़ेंगे क्लास में, इसी क्लास में एकदम एंड में, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुने और प्लीज कमेंट्स पर कम फोकस करते हुए आप मेरी बातों पर ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी, आप बेहतर अपने कंटेंट को बना पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुने। जब हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन की, तो क्रिप्स मिशन की प्लानिंग्स क्या थे? देखो क्रिप्स मिशन ने क्या बोला, इसने बोला युद्ध के बाद, ठीक है, युद्ध के बाद नए संविधान की रचना के लिए, नए संविधान की रचना के लिए, नए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। एक तो इसने ये बात बोली थी, ध्यान से सुनते रहिएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की बात यहां पर इसने कही। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे? आफ्टर द वॉर एन इलेक्टेड constituent assembly would be formed, an elected constituent assembly would be formed to draft a new constitution, ठीक है। बच्चों ने कहा कि मैम आप हमें हाथ से ही पढ़ाएं ताकि हम नोट्स भी प्रिपेयर कर पाएं, और भाई आपकी बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या अपना अलग संविधान बनाने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, अभी आप लिखें, फिर एक एक पॉइंट मैं भी क्लियर करूंगी, ध्यान से पहले लिख लें ताकि मैं एक एक पॉइंट को फिर क्लियर कर सकूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या अपने लिए संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी, अपना अलग संविधान बनाने की स्वतंत्रता होगी। तो लिखिएगा द प्रोविंसेस वुड हैव द फ्रीडम टू एक्सेप्ट the freedom to accept the constitution or create our constitution ठीक है, और create our constitution, sorry, or create their accept the, or create their own, sorry, एक मिनट ठीक करना, their own। अब ठीक है सेंटेंस, अब आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखें, नेक्स्ट यहां पे ध्यान से, उसके बाद लिखा है प्यारे बच्चे, युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा, जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, लिखिएगा प्लीज, आफ्टर द वॉर an Indian union would be established which would have full dominion status, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पे 2 पॉइंट्स और हैं, इसको आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट लिखिएगा, मुस्लिम लीग को
मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने अथवा भारतीय संघ को स्वीकार करने अथवा ना करने की स्वतंत्रता होगी, अथवा ना करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, लिखिएगा। द मुस्लिम लीग would have the freedom to accept or reject Indian Union। एक बार पढ़ लेते हैं। द मुस्लिम लीग वुड हैव द फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द इंडियन यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा। ये किसने कहा? सबक्रिप्स मिशन का प्लान है। सबक्रिप्स मिशन में लिखा हुआ है द ब्रिटिश गवर्नमेंट would be responsible for the defense of the British government would be responsible for the defense of India until the new constitution was drafted। ये आपकी क्रिप्स मिशन की रिकमेंडेशंस थी। एक मिनट, क्या हो रहा है? बफरिंग हो रही है, मैं चेक करती हूँ। एक मिनट रुकिए बेटा, यहां से तो बफरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं रिफ्रेश कर देती हूँ वीडियो को। बेटा एक बार बताइए, बफरिंग हो रही है क्या? बताइए जल्दी से एक बार। बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है? सही है मैम, ऑल ओके है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा यहां से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वीडियो को देखा है, अभी यहां से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो, एक बार अपनी तरफ से चेक करें। अब चलिए यहाँ पे क्रिप्स मिशन। चलो सबसे पहले तो मुझे ये बताना कि जो बच्चे कह रहे हैं कि इसको समझाओ, चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और आंसर मैं आपसे लूंगी, अभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। क्रिप्स मिशन को किसने भारत में भेजा? मैम विंस्टन चर्चिल ने। क्यों भेजा था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहिए था। किसी भी कीमत पर हमें भारतीयों को कन्विंस करना होता, किसी भी कीमत पर हमें भारतीयों को मनाना था कि भाई आप किसी भी तरीके से हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दो। और इसके लिए प्रेशर किसने बनाया था? मैम 3 देश आपने बताए थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। उन तीनों ने विंस्टन चर्चिल पर प्रेशर बनाया। अब विंस्टन चर्चिल तो ये कभी नहीं चाहता था कि भारत को स्वतंत्रता मिले, तो विंस्टन चर्चिल ने यहाँ पे भारतीयों को बहकाने के लिए क्या भेज दिया? क्रिप्स मिशन भेज दिया। और क्रिप्स मिशन में अगर मैं आपसे पहले बात करूं तो मुझे देखते हैं कुछ बच्चे मुझे यहाँ पे आंसर करेंगे, और आंसर ये करेंगे कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप मुझे बताओ डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग क्या थी? मुस्लिम लीग की मांग क्या थी? जल्दी से इस बात का क्लियरेंस दो। और आपकी जो आईएनसी है यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसकी डिमांड क्या थी? इन दोनों की डिमांड क्या थी? बताओ जल्दी। डिमांड ऑफ आईएनसी भी बताओ और डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग भी मुझे आप बताओ। जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे इन प्रश्नों का उत्तर करते हैं। बताइए जल्दी से क्या मांग थी? कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है, फालतू में आप लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, बताइए जल्दी से। मैम पाकिस्तान की मांग थी। तो अब मैंने आपको यहाँ इतनी चीजें लिखवाई हैं, इसमें कहीं पाकिस्तान के बारे में बात की गई है? नहीं की गई है, इसमें कहीं पर भी पाकिस्तान की बात नहीं की गई। और दूसरा आईएनसी की डिमांड क्या थी? मैम आईएनसी की डिमांड थी पूर्ण स्वराज की, यानी पूरी तरीके से स्वतंत्रता की। लेकिन इसमें स्वतंत्रता की भी बात कहीं पे नहीं की गई। लेकिन एक बात को एक्सेप्ट किया गया है कि हम आपके लिए संविधान सभा बनाएंगे युद्ध के बाद, और वो संविधान सभा आपके देश का निर्वाचन करेगी। चलो भाई वो तो हम करेंगे ही, अगर हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो पहली बात क्या बोली है? युद्ध के बाद नए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस मांग को एक्सेप्ट कर दिया। ये वाली डिमांड हमारी सबसे पहले किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो ये बात हो गई, ठीक है। प्रांतों को संविधान को स्वीकार करना या अपना अलग संविधान बनाने की स्वतंत्रता होगी। अब आप मुझे बताओ, हम बात कर रहे हैं एक स्वतंत्र देश की, हम बात कर रहे हैं एक यूनिटी बनाने के लिए, एक ऐसे देश के हम निर्माण की बात कर रहे हैं जहां पर सब एक साथ रहे। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? देश के टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हो। तो कांग्रेस ने कहा कि ये जो आपने मिशन भेजा है ना, इसमें तो देश के टुकड़े होने की संभावनाएं हमें यहाँ पर दिख रही है। हमें यहाँ पे लग रहा है कि भैया आप तो देश के टुकड़े करोगे। तो कांग्रेस इनकी इस बात से सहमत नहीं है। दूसरा, युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ बनाया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश, हम तो डोमिनियन स्टेटस के लिए मना कर चुके हैं, हम तो अगस्त प्रस्ताव में भी मना कर चुके हैं, हम तो अगस्त प्रस्ताव में ही आपसे कह चुके हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसमें भी आपने हमारी कोई बात नहीं मानी है। ठीक है, क्या हम एक्सेप्ट करेंगे डोमिनियन स्टेटस? नहीं करेंगे, क्योंकि मैम हमने तो फुल इंडिपेंडेंसी की बात की है। उसके बाद मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने या ना करने की स्वतंत्रता होगी। तो आपने फिर से यहाँ पे टुकड़े करने की बात कर दी। आपने फिर यहाँ पे टुकड़े में क्या बात है? कुछ बच्चों की बफरिंग हो रही है, कुछ की नहीं। कैसे हो सकता है बेटा? मेरी तरफ से प्रॉब्लम होने पर तो फिर सबको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं वाईफाई चेंज करती हूँ, प्लीज वेट। प्लीज चेक करें एक बार, अभी भी प्रॉब्लम है बेटा? यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है बफरिंग। अभी बताइए मुझे, अभी चल रही है या नहीं? एक बार बताएं बच्चा। ऑल ओके है अब?
अभी ठीक है? आगे चल सकते हैं? अभी ठीक है? अब ठीक है, चलिए फिर। अभी ओके है, चलो थैंक यू। आगे देखो। तो मैंने कहा कि देखो, पहले तो प्रांतों को कह दिया कि भाई आप एक्सेप्ट करो मत करो आपकी मर्जी है। तो वहां पर भी आप क्या कर रहे हो? देश के टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हो। फिर आपने यहाँ पे मुस्लिम लीग को बोल दिया कि आप भारतीय संघ में शामिल हो सकते हो या नहीं भी हो सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे भी देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हो। उसके बाद आपने कहा कि नए संविधान के निर्माण तक की जो रक्षा का दायित्व होगा ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, लेकिन हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए? मुस्लिम लीग ने कहा हमें पाकिस्तान चाहिए, आपने नहीं दिया है। इन्होंने कहा हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, आपने नहीं दिया है। लेकिन आपने देश के टुकड़े करने का प्रयास जरूर कर दिया है इस मिशन को भेजकर। आपने क्या कर दिया है? इस मिशन को भेजकर यहाँ पर। आज क्लास नहीं होने वाली क्या? बेटा आवाज नहीं आ रही है क्या? बेटा जी क्या दिक्कत आ रही है मुझे ये बताइए, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? ऐसे तो ना मैं पढ़ा पाऊंगी। एक मतलब मैं आधा घंटा हो गया मुझे, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। आधे बच्चे कह रहे हैं सब ठीक है, आधे बच्चे कह रहे हैं ठीक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं भाई क्या दिक्कत आ रही है। कंटिन्यू कीजिए मैम, सब कीजिए प्लीज। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैम जो डिमांड्स की गई हैं एक्चुअली उन्हें फुलफिल किया ही नहीं गया है, और इसमें थोड़े से चेंजेस करके अगस्त प्रस्ताव की तरह भारतीयों को बहलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है भारतीयों को बहलाने का, तो भारतीयों को भी ये बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका ये क्रिप्स मिशन आया है, ठीक है, इसको कर दिया जाता है फेल। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे कहूं कि मैम ये जो क्रिप्स मिशन था, इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया था, इसे अस्वीकार किया गया था। अब किस किसने अस्वीकार किया होगा? तो मैम इसे अस्वीकार किया था एक तो मुस्लिम लीग ने और आईएनसी ने भी। ठीक है, इन दोनों ने ही रिजेक्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि मैम मुस्लिम लीग की मांग थी पाकिस्तान की मांग, इसने कर रखी थी डिमांड ऑफ पाकिस्तान, और इसमें पाकिस्तान की कोई भी बात नहीं की गई थी। इसको क्या किया गया था? डिमांड ऑफ पाकिस्तान, इसको यहां पर नहीं माना गया था, इस डिमांड को इस क्रिप्स मिशन में एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो इसने तो इस बात पे कर दिया, ठीक। और जो आईएनसी थी, इसने कर रखी थी मैम पूर्ण स्वराज की मांग, इसको चाहिए थी फुल इंडिपेंडेंसी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? डोमिनियन स्टेटस देंगे। और साथ साथ मैम इन्होंने भारत के टुकड़े करने के लिए यहां पर पूरी योजना बना ली थी। तो इनकी इन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया था, यही कारण था कि इन दोनों ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। इन दोनों ने भी इसे अस्वीकार कर दिया कि भाई तुम्हें शुरू से पता है कि हमें क्या चाहिए, तुमने ये तो देने से मना कर दिया, लेकिन देश के टुकड़े करने की संभावनाएं तुमने पूरी की पूरी इस मिशन में यहां पर भेज दी है। ठीक है, तो इसलिए क्रिप्स मिशन यहाँ पे रिजेक्ट हुआ। अब जैसे ही क्रिप्स मिशन रिजेक्ट हुआ, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं क्यों क्यों यहाँ पे रिजेक्ट किया गया। तो देखो, गांधी जी ने इस मिशन को क्या कहा और पट्टाभी सीतारमैया जी ने इस मिशन को क्या कहा, हम जल्दी से यहाँ पर ये चीजें देख लेते हैं। देखिए, लिखिएगा पट्टाभी सीतारमैया जी, पट्टाभी सीतारमैया जी। इन्होंने इसको कहा कि भैया ये अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र है, अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र, परिवर्तित संस्करण है, परिवर्तित संस्करण यानी कि मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अगस्त मोशन या अगस्त ऑफर, कि इसमें केवल आपने थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं और इसको अगस्त प्रस्ताव की तरह यहां पर हमारे पास बनाकर भेज दिया है। हम इस मिशन से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। मॉडिफाइड वर्जन यहां पे कहा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि फोर्थ पॉइंट के हिसाब से मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना सकता था। जी नहीं, पाकिस्तान बनाने की बात नहीं की गई थी, बल्कि भारत में ही अलग अलग आप लोग रह सकते हो, अपना अपना संविधान बना सकते हो, टुकड़ों में बढ़ सकते हो। पाकिस्तान की कोई यहाँ पे रुद्र कोई भी क्लियर बात नहीं थी, कोई भी बात नहीं थी बेटा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे पट्टाभी सीतारमैया के बाद आते हैं गांधी जी। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि ये जो आपका यहाँ पर क्रिप्स मिशन है, ये आपका उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी, उत्तर दिनांकित चेक इसको कहा, उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी, ठीक है। यानी आप कह सकते हो पोस्ट डेटेड चेक इन्होंने कहा, पोस्ट डेटेड चेक। किसने कहा? गांधी जी ने, कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है जिसकी तारीख निकल जाती है, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, कि ये एक ऐसा चेक है जिसकी डेट निकल जाती है और उसके बाद उसका कोई महत्व नहीं रहता, ठीक है। तो इसने इन्होंने कहा टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, आप पूरा भी लिख सकते हैं, टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी। किसने? गांधी जी ने। अब देखो यहां पे इन्होंने ये कहा, नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी ने इसमें एक और बात जोड़ दी इसी में। नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू जी की भी बात सुन लीजिए। नेहरू जी बेटा जी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आपका ये जो प्रस्ताव है, whose bank is about to go bankrupt, यानी जिसका बैंक दिवालिया होने वाला हो, जिसका बैंक दिवालिया होने वाला हो। मैम इसका क्या मतलब है? इन तीनों स्टेटमेंट को एक बार और समझेंगे। दिवालिया होने वाला हो, अब ध्यान से सुनो। पट्टाभी सीतारमैया ने कहा कि आपने अगस्त ऑफर भेजा, ठीक है, अगस्त ऑफर भेजा, उसमें आपने थोड़ा सा चेंज करके स्क्रिप्ट मिशन को भेज दिया।
उसके बाद गांधी जी ने कहा कि भैया तुम्हारा ये जो मिशन है वो ऐसा है, जैसे मान लीजिए आपको पैसा निकालना है, आपको पैसा निकालना है अक्टूबर में, और मैंने आपके नाम का चेक बना के दे दिया किसका, सितंबर का, तो वो चेक आपके किसी काम का है? आप कहोगे नहीं मैम। तो गांधी जी ने कहा ऐसा ही तुम्हारा ये मिशन है, ये ऐसा मिशन है जिसकी तारीख निकल चुकी है, जिसकी बातें निकल चुकी हैं, जो बातें बहुत पहले हो चुकी हैं, तुम उनको बार 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 रिपीट कर रहे हो यहाँ पर। इसलिए गांधी जी ने कहा। फिर नेहरू जी ने कहा कि तुम्हारा खुद का भरोसा नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध में तुम जीतोगे कि तुम हारोगे। मतलब तुम ऐसे बैंक की तरह हो चुके हो जो दिवालिया हो जाता है, जिसकी सारी संपत्ति लुट जाती है लेकिन उसका फिर भी घमंड नहीं टूटता है। तो तुम्हें खुद नहीं पता है कि तुम्हारा द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होने वाला है, लेकिन तुम हमें यहाँ पर इस तरह की चीजें भेज रहे हो। कोई भी भारतीय इससे सहमत नहीं था। दिवालिया होता है कविता जी जब किसी के पास कुछ नहीं रहता, जैसे कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो उसके पास कोई भी संपत्ति नहीं रहती है। आपने विजय माल्या का नाम सुना होगा, विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया, मतलब उसकी संपत्ति को जब्त करके बैंक का जहां क्या किया जाएगा, भरपाया किया जाएगा। तो ऐसे ही बैंक भी होते हैं, बैंक भी दिवालिया हो जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो ये आपके स्टेटमेंट दिए हमारे इंडियंस ने कि भाई तुम्हारा खुद का कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हारी खुद का तुम्हें कुछ पता नहीं है। बिल्कुल, दिवालिया को इंग्लिश में इंसॉल्वेंट भी कहते हैं, चिराग तिवारी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब ये सारी चीजें हुई तो भैया क्रिप्स मिशन की तो बहुत बेइज्जती हुई, तो क्रिप्स मिशन वापस गया। तो क्रिप्स मिशन वापस कब गया? क्रिप्स मिशन वापस गया कब गया? तो मैम 11 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1940, सॉरी 11 अप्रैल, अगस्त लिख दिया मैंने, सॉरी बेटा, 11 अप्रैल 1942 ये वापस चला गया कि भैया तुम वापस जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में है। गांधी जी ने तो पहले ही कहा था कि भैया पहली फ्लाइट पहले जहाज से निकल लो, आप पहले जहाज से निकल लो, सीधा कहा था गांधी जी ने, लेकिन उन्होंने बात ही नहीं मानी। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चे जैसे ही ये मिशन फेल हुआ तो गांधी जी समझ गए कि अंग्रेजों पर ऐसे कुछ असर होने वाला है नहीं। गांधी जी समझ गए कि ये अंग्रेज ऐसे मानने वाले हैं नहीं, इनके खिलाफ तो कार्यवाही करनी होगी। अब मुझे एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा, तब जाकर इन अंग्रेजों के दिमाग में कुछ घुसेगा। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक हेडिंग देना, क्रिप्स मिशन विफल होने का प्रभाव, लिखना इफेक्ट द फेल्ड ऑफ क्रिप्स मिशन। इसके फेल होने का क्या प्रभाव हुआ? तो गांधी जी ने कहा कि भैया बहुत हो गया अब सब तुम्हारा ड्रामा, और मैं अब छेड़ूंगा एक जन आंदोलन, मैं लेकर आऊंगा एक मास मूवमेंट। और बिल्कुल सही बच्चे ने लिखा है चिराग ने कि मैम इसका प्रभाव यह हुआ कि गांधी जी ने शुरू किया अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। आपने इसका नाम सुना होगा मूवमेंट का, डिटेल में बेटा आप इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, डिटेल में आपको यह पढ़ा जाएगा हिस्ट्री में। क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी ने इसे शुरू करने का विचार किया कि भारत छोड़ो आंदोलन। प्यारे बच्चे इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, इसे अगस्त रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, अगस्त रिवॉल्यूशन। ठीक है, कारण है अगस्त में स्टार्ट हुआ इसलिए। अब आगे सुनिए यहाँ पर प्यारे बच्चे, जब हम इसकी बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए, 14 अगस्त 1942 इस दिन क्या किया गया था? 14 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने, कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा, वर्धा बताओ कहां पर पड़ता है? वर्धा में अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। बेटा बताइए वर्धा कहां पर पड़ता है? बताइए एक बार, महाराष्ट्र वाले बच्चे सही हैं, महाराष्ट्र में पड़ता है, लिखिएगा। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, द कांग्रेस वर्किंग कमेटी passed the quit India movement resolution in वर्धा। और वर्धा कहां पर पड़ता है बच्चा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र लिख दिया है मैंने ब्रैकेट में। ठीक है, यहां से पास किया, ये आपको ध्यान रखना है। तो कब किया? 14 अगस्त 1942 को यहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसको पास किया था। अच्छा, ओफो आज क्या हो रहा है, जुलाई, तो 14 जुलाई 1942। आगे आइए फिर 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त यहां आएगा, वहां जुलाई आएगा, कर दीजिएगा इसको हैंड टू हैंड। ठीक, 8 अगस्त को क्या हुआ? ये कहां पर देखो, ये आपका मुंबई ग्वालिया टैंक मैदान, ग्वालिया टैंक मैदान। ठीक है, मुंबई में पड़ता है ये। तो मुंबई ग्वालिया टैंक मैदान में यहां पर हुई थी आईएनसी का अधिवेशन, कांग्रेस का सेशन हुआ था, सेशन ऑफ आईएनसी। और बच्चा इसमें आपके चेयरमैन थे, यानी कि अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, जो कि सबसे लंबे आईएनसी के अध्यक्ष रहे थे और सबसे यंग एज के भी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। ठीक है, यहां पर चेयरमैन थे। और यहां पे क्या किया गया था इस सेशन में? इसमें मैम भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन। अनुमोदन होता है बेटा जी स्वीकृति, अनुमोदन होता है बेटा जी अप्रूवल, यानी अप्रूवल ऑफ
क्विट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन। तो ये इसका अनुमोदन यानी स्वीकृति मिली थी इसको यहां पर, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे आप नेक्स्ट यहां पर देखेंगे कि नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसी आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि भाई ये जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था, रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें बेटा जी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रस्ताव को पेश किसने किया था, पेश यानी कि इंट्रोड्यूस द रिजोल्यूशन या मोशन, और नेक्स्ट इसका समर्थन किसने किया था, मतलब इसके सपोर्टर कौन थे। तो देखो पेश करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और इसको सपोर्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने इसे सपोर्ट किया था। तो ये आपके क्विट इंडिया मूवमेंट से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। मैम समर्थन किसने किया था, अंशुल लिख दिया है बेटा, आपके क्वेश्चन का आंसर पहले ही मैंने लिख दिया है। और इसी समय पर गांधी जी ने क्या कहा था, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा भी गांधी जी ने दिया था। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो। लिखिएगा, गांधी जी गेव द स्लोगन डू एंड डाई, डू और डाई। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया इसी आंदोलन के दौरान, ठीक है। यही मूवमेंट जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, लगातार उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं और लगातार मैं आपके आंसर्स बच्चे यहां लिख रही हूं। तो गांधी जी ने डू एंड डाई का स्लोगन यहां पर यूज किया था। और ये जो आंदोलन है, जैसे कई जगह पर आपको मिलेगा कि इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। एसएससी ने यही आंसर माना है, लेकिन यूपी इसका आंसर मानता है कि आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। मैम दोनों डेट क्यों, ठीक है, क्या लिख दिया है, क्या करेक्ट करना है, क्या गलत लिख दिया है बेटा, एक बार ठीक से बताएं। ठीक है, अब यहां पे बात आ रही है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इसकी अगर हम बात करते हैं शुरुआत, स्टार्टिंग या बिगिनिंग, तो बेटा इसकी जो शुरुआत मानी जाती है एग्जैक्टली वो मानी जाती है 9 अगस्त 1942। लेकिन बच्चा कहेगा नहीं मैम 8 अगस्त 1942, दोनों डेट क्यों आती है मैम, आखिर इन दोनों डेट्स में कंफ्यूजन क्या होती है। तो बेटा इनमें कंफ्यूजन ये होती है कि जैसे एसएससी ने तो 8 अगस्त 1942 माना है, लेकिन यूपी ने 9 अगस्त 1942 माना है। तो प्यारे बच्चों आप एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इसका कारण क्या था। गांधी जी ने ये कह दिया कि इसे नाइट में ही स्टार्ट कर दो, 8 अगस्त की रात्रि को ही इसे स्टार्ट करने की यहां पर बात कर दी गांधी जी ने। क्यों, क्योंकि अगर अंग्रेजों को पता चलेगा तो अंग्रेज टांग अड़ाएंगे, ठीक है, अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज टांग अड़ाएंगे। तो फिर गांधी जी ने रात में ही इसे स्टार्ट करने की बात की, लेकिन लोग कहते हैं कि प्रॉपर्ली ये सुबह 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। और इसी आंदोलन, अब ये कारण है, तो आपको मैंने दोनों डेट्स का क्लियर किया कि क्यों, क्योंकि गांधी जी का विचार था कि रात में ही इसे स्टार्ट करो, लेकिन लोग कहते हैं कि प्रॉपर वे में ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। तो यूपी ने 9 अगस्त मनाया और एसएससी ने 8 अगस्त। दोनों कंफ्यूजन दूर करी, आगे चलिए। आगे बेटा अगर हम बात करते हैं तो आपका जो यहाँ पे इस आंदोलन के शुरू होने से पहले क्या हुआ, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, ऑपरेशन जीरो आवर। इसको यहाँ पे किसने चलाया, चलाया गया, और ये चलाया गया था बेटा जी अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा चलाया गया बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर क्या किया गया था मैम, तो आंदोलन के शुरू होने से पहले, आंदोलन शुरू होने से पहले कांग्रेस के सभी प्रसिद्ध नेता गिरफ्तार किए गए, कांग्रेस के सभी प्रसिद्ध नेता गिरफ्तार हो गए। लिखिएगा, डिटेन्ड ऑल फेमस लीडर्स ऑफ आईएनसी, सबको गिरफ्तार कर लिया कांग्रेस सरकार ने, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे सबको अरेस्ट कर लिया गया था। अब अरेस्ट कर लिया तो बच्चा यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में नेता कौन था या लीडर कौन था, तो कोई नेता नहीं था, कोई भी नेता नहीं था। ये एक ऐसा मूवमेंट था जो खुद से खुद रन हो रहा था। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि हम सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लेंगे तो ये जो आंदोलन है ये अपने आप खत्म हो जाएगा। कविता कह रही है क्यों गिरफ्तार किया गया था, कि आंदोलन शुरू ना हो कविता, लेकिन आंदोलन तो रुका ही नहीं। अंग्रेज सरकार की ये गलतफहमी थी कि कांग्रेसी नेताओं के बिना ये आंदोलन नहीं चलने वाला, आंदोलन तो चलने वाला था। और यहाँ पे गांधी जी ने क्या क्या चीजें की, गांधी जी ने देखो यहाँ पे क्या क्या कहा। एक तो गांधी जी ने ये कहा कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी अधिकारी हैं, तो उन्होंने कहा कि जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, ध्यान रखो कि अपनी जॉब मत छोड़ना, ये जॉब तुम्हें कंटिन्यू करनी है, जॉब तुम्हें छोड़नी नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जॉब में रहते हुए ब्रिटिश सरकार की नीति का विरोध करना है, ब्रिटिश सरकार की नीति का विरोध, विरोध मतलब अपोज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि आपको ये करना है, जॉब नहीं छोड़नी है, पहली वाली गलतियां हमें नहीं करनी है। अपोज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि आपको ये नहीं करना है कि जॉब छोड़ दो, बल्कि आप जॉब में रहते हुए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलो, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका बोला कि जो सोल्जर्स हैं,
यानी कि जो सैनिक हैं उनको भी जॉब नहीं छोड़नी है। सैनिक, इनको भी कहा कि भैया आपको अपनी नौकरी कंटिन्यू करनी है, लेकिन आपको ब्रिटिश सरकार के आदेश नहीं मानने हैं। आपको जो ऑर्डर्स दिए जाएं, आपको जो आदेश दिए जाएं, आप उनको नेग्लेक्ट कर दो, आप उनको मानने से इनकार कर दो। लेकिन मैम अंग्रेज क्यों मना करेंगे? अरे भैया भारतीय भी इनकी सेना में शामिल थे, भारतीय भी इनके इनके यहाँ पर ऑफिसर्स थे, तो उनको कह रहे हैं। और कृषक को कह रहे हैं, कृषक से कह रहे हैं कि आपको किसानी नहीं छोड़नी है, आपको अपनी किसानी करनी है, मतलब आपको एग्रीकल्चर, ठीक है, ये आपको कंटिन्यू करना है, लेकिन आपको क्या नहीं देना? आपको टैक्स नहीं देना, आप कर मत देना, इनको टैक्स देने से मना कर दो। ये सब गांधी जी ने कहा। अनुराधा जी, ऑपरेशन जीरो आवर बेटा जी, कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया एक ऑपरेशन था, जिसके तहत कांग्रेस के सभी प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार किया गया ताकि यह आंदोलन शुरू ना हो। चिराग बेटा, बहुत सारे लीडर्स गिरफ्तार हुए थे, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जितने भी फेमस लीडर्स थे। और मैंने आपको बताया कि यहां मैं केवल आपको उतना पढ़ाऊंगी जितनी जरूरत है, बाकी पूरा डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे कहां पर? हिस्ट्री के अंदर, सुशांत सर के साथ। ठीक है, तो ये यहां पर सारी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें कही जा रही हैं कि भाई आप ये गलती हमें दोबारा नहीं करनी जो हमने असहयोग आंदोलन के दौरान की थी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमें अपनी चीजों को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जब आपका ये असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो इस दौरान कुछ पैरेलल गवर्नमेंट भी बनी थी, यानी कि समानांतर सरकारें बनाई गई थी कि हम ब्रिटिश सरकार की जो सरकार है उसको हम जो है उसको एक तरीके से कह सकते हैं उसका बाइकआउट करते हैं और खुद की सरकारें बनाई। कहां कहां पर बनी थी? तो बेटा जी, एक तो सतारा में बनी थी। सतारा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। वाई बी चौहान ने बनाई थी, बलिया में बनी थी, ठीक है। और आपका तमलूक में बनी थी, जो कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। तलचर में बनी थी, जो कहां पड़ती है? ओडिशा में। और ये समानांतर सरकारें क्या होती हैं मैम? कि जो सरकार चल रही है, जैसे आज बीजेपी की सरकार है और हम उसको मानने से मना कर दें और अपनी खुद की सरकार बना ले, तो इस तरह की सरकारें भी यहां पर बनी है, पैरेलल गवर्नमेंट भी यहां पर बनी है। ये सब आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया जा रहा था ताकि अंग्रेजों को ये सबक सिखाया जा सके कि भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अरुण, अगर एसएससी क्वेश्चन पूछेगा तो बेटा मैं बता चुकी हूं कि 8 अगस्त एसएससी ने माना है और यूपी ने इसको 9 अगस्त। मुझे दोनों बताना जरूरी था और दोनों का मैंने रीजन भी आपको दिया है, ठीक है। ये आपकी समानांतर सरकारें यहां पर बनी। अब कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे आपके लोग थे या ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसने समर्थन नहीं किया, जिसने समर्थन नहीं किया वो कौन कौन थे? तो देखो बेटा, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसने नहीं किया। दूसरा, आप जानोगे ही कि मुस्लिम लीग कभी नहीं करेगी क्योंकि कांग्रेस की अपोजिट पार्टी है। और बच्चे, हिंदू महासभा ने भी नहीं किया। ये वो पार्टियां थी जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को अपना सपोर्ट नहीं दिया। और क्विट इंडिया मूवमेंट ने, प्यारे बच्चे, क्या किया? क्विट इंडिया मूवमेंट ने बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा, अंग्रेजों की हालत खराब करके रख दी। अब यहां पे मुस्लिम लीग साथ में नहीं है, तो सी राजगोपालाचारी आएंगे और सी राजगोपालाचारी क्या कहेंगे कि भैया मुस्लिम लीग को मनाने की कोशिश करेंगे। तो वो आपका एक फॉर्मूला देंगे जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं मैम सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। अब बच्चा कहेगा ये कब दिया गया था? ये आया था, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। और ये क्यों आया था, इसका मोटिव क्या था, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले लिखिए ये आया कब था? 10 जुलाई 1944 को आया। क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली ये मुस्लिम लीग को कन्विंस करेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग खिलाफ है ना, तो ये मुस्लिम लीग को कन्विंस करेगा। लिखिएगा मेन ऑब्जेक्टिव, कांग्रेस और लीग के बीच, कांग्रेस और लीग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, कांग्रेस और लीग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और स्वतंत्रता के मुद्दे को सुलझाना। और स्वतंत्रता के मुद्दे को सुलझाना। क्योंकि आपका जो देख रहे हो कि मुस्लिम लीग क्या है? कांग्रेस के विरोध में है। उसे क्या चाहिए? पाकिस्तान। बिल्कुल ये फेल हो जाएगा क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना इसका विरोध कर देंगे, ठीक है। मैम मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना विरोध कर देंगे। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले का लिखिएगा। क्या उद्देश्य था? टू प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन बिटवीन द कांग्रेस, आईएनसी लिख लीजिए या कांग्रेस लिख लीजिए, एंड द लीग, एंड द लीग एंड द मुस्लिम लीग, to promote cooperation between the Congress and Muslim League and to resolve the issue of independence, issue of independence। यानी यहां पर लीग के साथ यह कहा गया कि भैया एक साथ रहो,
एक साथ रहकर काम करो। आप पाकिस्तान की जो मांग कर रहे हो ना उसको मत करो। लेकिन इसका किसने विरोध कर दिया? लेकिन इसका किसने विरोध कर दिया? मैम इसका विरोध कर दिया मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम नहीं मानते इसको, हमें नहीं मानना है, हमें तो अपना पाकिस्तान चाहिए। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी की क्लास में कल कराऊंगी। आज आपकी क्लास में बफरिंग की प्रॉब्लम हो गई तो थोड़ा सा कम ही यहाँ पर हो पाया। और एक बार रिवीजन करेंगे और कल मैं आते सबसे पहले रिवीजन स्लाइड लगाऊंगी। मतलब क्या करूंगी, आपको यहाँ पर बताऊंगी चीजें। ठीक है, हाँ जी बेटा, इंग्लिश की क्लास लगेगी। अब मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से, प्लीज एक बार ध्यान से सुन लीजिए, 1 मिनट का समय मुझे दे दीजिए। बेटा ये हो सकता है कि आपकी पॉलिटी की जो क्लास है वो पॉलिटी की क्लास बीच में ब्रेक हो सकती है और आपकी हिस्ट्री शुरू हो सकती है। कारण क्या है? कारण है मेरी प्रेगनेंसी। मैं आपको सच बताना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरे छोटे बहन भाई हैं और आपकी जो चीजें हैं उन्हें आप समझेंगे। तो मेरी बीच बीच में तबियत खराब हो जाती है, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी चीजें सीक्वेंस में चले। तो आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लें पहले। और आपको मैं बता दूं बेटा कि मेरी प्रेगनेंसी जो है लास्ट स्टेज पे है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आपकी क्लासेस बीच में मेरी ब्रेक होंगी। आपको बताना सच मेरा फर्ज है। और आप यहाँ पर क्या करेंगे, चीजों को समझेंगे। अगर मैं बीच में ऐसी क्लास छोड़ दूं, सर आ जाए हम आपको ना बताएं, तो फिर आपके मन में कुछ नेगेटिविटी भी आ सकती है। लेकिन पॉलिटी कराऊंगी मैं ही आपको, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो आप सभी मेरे छोटे छोटे से बहन भाई हैं, उम्मीद करती हूँ आप चीजों को समझेंगे। जब तक मैं आपको पढ़ा सकती हूँ तब तक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी तबियत मुझे ठीक फील नहीं होगी फिर मैं सुशांत सर की क्लासेस के लिए आपको कह दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी मुझे